नमस्कार साथियों, मैं मनीष माल आप सभी का आज की क्लास में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। और काफी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ये जो चैप्टर है पर्यावरण है, इन्वायरमेंट की चर्चा होगी, नेचुरल रिसोर्सेज की चर्चा होगी, तो ये चैप्टर तो ज्योग्राफी में आना चाहिए था, भूगोल में आना चाहिए था। इसका राजनीति से क्या संबंध है, राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस से क्या संबंध है, क्यों हम समकालीन विश्व राजनीति की किताब में इसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करेंगे और ये जानेंगे कि वैश्विक राजनीति का मुद्दा कैसे बना है पर्यावरण, और क्या क्या जानेंगे इस चैप्टर में, आइए देख लेते हैं। हम बात करेंगे वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। तो पर्यावरण का जो मुद्दा है, इन्वायरमेंट का जो मुद्दा है, इन्वायरमेंट की जो में चिंता हो रही है, उसको हमने वैश्विक राजनीति से, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से कैसे जोड़ दिया वो देख लेते हैं। विश्व साझी संपदा की सुरक्षा करेंगे, साझी संपदा क्या होती है वो जानेंगे। पर्यावरण के मसले पर भारत का क्या पक्ष है वो भी जानेंगे। पर्यावरण में आंदोलन एक है या अनेक है, और फाइनली जो लास्ट टॉपिक है वो है मूलवासियों का और उनके अधिकारों का। इसी के साथ जो अपना ये पूरा चैप्टर है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आइए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार वन शॉट को। और वन शॉट को जब शुरू कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर तो बस एक दिमाग में यही आता है कि पर्यावरण का जो मुद्दा है, प्राकृतिक संसाधन का जो मुद्दा है, वो राजनीति की किताब में क्यों, वैश्विक राजनीति में क्यों डिस्कस हो रहा है। सबसे पहला हमारा सवाल यही आता है। तो वैश्विक राजनीति में क्यों डिस्कस हो रहा है, एक बार हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे चलने का अर्थ क्या है, किताब में पीछे चलते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक समकालीन विश्व राजनीति में क्या देखा बच्चों, अपन ने शीत युद्ध की चर्चा करी, अपन ने सोवियत संघ के विघटन की चर्चा करी, अमेरिका की ताकत को देखा, अमेरिका को टक्कर देने वाले बाकी संगठनों की ताकत को देखा, अपन ने दक्षिण एशिया की चर्चा करी, अपन ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चर्चा करी। हम बड़े स्तर तक, अगर मैं ओवरऑल कहूं तो हमने युद्धों की चर्चा करी है, संधियों की चर्चा करी है, देशों के बीच संबंधों की चर्चा करी है। ये समकालीन विश्व राजनीति के मुद्दे थे और हमने कहीं ना कहीं इनका जिक्र करा है। और जब लास्ट जो चैप्टर पढ़ा सुरक्षा की, जब हम लोगों ने बात करी तो हमने ये कहा कि सुरक्षा हमारे घर के, मतलब देश के अंदर भी हमें सुरक्षा चाहिए, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा भी हमें चाहिए। और उस सुरक्षा के मुद्दों में हम लोगों ने महामारी को हमने जोड़ा, गरीबी को हमने जोड़ा, प्रवास को हमने जोड़ा। जब ऐसी चीजों को हमने जोड़ा तो कहीं ना कहीं लगा कि ये राजनीतिक जो मुद्दे हैं ये वैश्विक स्तर के हैं, विश्व के स्तर के हैं। तो जब हमने कहीं ना कहीं लास्ट चैप्टर समकालीन विश्व सुरक्षा में हमने थोड़ा सा समकालीन विश्व राजनीति का दायरा बढ़ा दिया बच्चों, हम लोगों ने वैश्विक राजनीति को बढ़ा दिया। हम युद्धों से ऊपर उठ चुके हैं, हम संधियों से ऊपर उठ चुके हैं। अब हम अगर चर्चा राजनीति की हो तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग में कोई युद्ध नहीं आना चाहिए, कोई दो देशों के बीच की संधि नहीं आनी चाहिए। वैश्विक राजनीति का मतलब है जहां पे पूरे विश्व मिलकर करके एक साथ काम करेगा, तभी उन्हीं समस्याओं का समाधान मिलेगा, या तभी एक सही रास्ता हम लोगों को मिल पाएगा। ठीक है, तो विश्व राजनीति जब पूरे विश्व एक साथ आकर के काम करे वो वैश्विक राजनीति की बात करता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं पर्यावरण की या एनवायरनमेंट की, तो आज आप सभी अच्छे से इस बात से परिचित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पर्यावरण या एनवायरनमेंट का कितना नुकसान हो रहा है, किस स्तर तक का नुकसान आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, आज जंगल काटे जा रहे हैं, ऑक्सीजन से लोग तड़प तड़प करके मर रहे हैं, बुरी स्थिति आज पर्यावरण की हो चुकी है। आज भयंकर CO2 का हमें इमिशन देखने को मिलता है। आज जो ओजोन लेयर है वो बिल्कुल डेप्लेट हो चुकी है। तो क्या ये जो पर्यावरण को हानि हो रही है, नुकसान हो रही है, क्या किसी ये एक देश की गलती के कारण हो रहा है, या क्या जिस देश की गलती के कारण हो रहा है अगर वो उसकी भरपाई कर देगा तो सही हो जाएगा? आप बोलोगे नहीं सर, सबको मिलकर करके, और सबको मिलकर करके मतलब क्या है, एक छोटे से छोटे देश और एक बड़े से बड़े देश को साथ आकर करके, कंधे से कंधा मिलाकर करके, कदम से कदम मिलाकर करके इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा और उस पर अमल करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। और जब जाके हम इन पर्यावरणीय जो समस्या है इनका सामना कर पाएंगे। और जब सारे पूरा विश्व एक साथ कैसे आएगा, जब सारे विश्व के जो अलग अलग देश, उनकी सरकार, उनके राष्ट्र अध्यक्ष एक साथ बैठे और डिसाइड करें कि साहब आज से हम सभी मिलकर के हमारे देश में इन चीजों पर बैन लगाते हैं, ये काम करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। तो आई ना बात विश्व राजनीति की, पूरा विश्व एक साथ आया ना, सरकारें सारी एक साथ आएंगी ना, इसलिए हमें जरूरत आती है कि हम पर्यावरण को वैश्विक राजनीति में चर्चा करें। और एक बात ध्यान रखिएगा कि दुनिया, देश, कोई सा भी ऐसा देश नहीं है जिसका कोई मुद्दा राजनीति से बाहर हो। राजनीति में हम कुछ भी पढ़ सकते हैं,
हम राजनीति में हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। सरकार नोटबंदी कर रही है, वो भी पॉलिटिकल साइंस का विषय बन सकता है, क्योंकि सरकार के द्वारा करा गया है। उस पर भी विचार विमर्श हुए हैं कि सही है, गलत है, क्या है, राजनीति का विषय बन सकता है। किसी देश में कुछ हो रहा है, वो भी राजनीति का विषय बन सकता है। तो कभी भी दिमाग में ये तो बात आनी नहीं चाहिए कि सर ये क्या राजनीति का मुद्दा होगा या नहीं होगा। ओके, तो ये राजनीति का मुद्दा होगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो वैश्विक राजनीति और पर्यावरण की चिंता क्यों? तो वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है, ये अपन और देखते हैं। अब चलो, ये तो सर आपने हमें बड़ी बड़ी बातें बता दी कि है ना इतनी बड़ी समस्या है, इसलिए सबको साथ आकर करके काम करना पड़ेगा। पर सर क्या क्या समस्याएं हो रही हैं पर्यावरण में? ठीक है ना, आज मैं बोलूं बेटा ये समस्या हो जाएगी, वो समस्या हो जाएगी, पर क्या क्या समस्या हो रही है वो समस्याएं तो बताओ। तो आओ मैं आपको एक एक करके समस्याएं बताता हूं, जिससे आपको ये चीज महसूस होगी कि पर्यावरण कितना खतरे में पहुंच रहा है और क्यों वैश्विक मंच पर सभी देशों को एक साथ आकर के काम करने की आवश्यकता है। चलिए, दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है। देखिए अब क्या कहा है इसने, दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मतलब कृषि योग्य भूमि में जहां पर आप अपने खाने पीने के लिए सामान उगाओगे, ठीक है, खेती बाड़ी करोगे, उस खेती बाड़ी के लिए जितनी जमीन चाहिए ना, उतनी जमीन में तो बढ़ोतरी हो नहीं रही है, जमीन तो बढ़ नहीं रही है। और जो जमीन हमारे पास है वो भी क्या हो रही है, उसका भी उर्वरता कम हो रही है। मतलब उसका जो उपजाऊपन है, जो उगा कर करके देगी, उसकी क्वांटिटी भी कम हो रही है। मतलब जमीन, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उस जनसंख्या के लिए उगाने के लिए जो जमीन है वो हमारे पास कम पड़ रही है। और जैसा आप लोगों ने सुना भी होगा कि माननीय जो सदगुरु जी है, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, सेव सोइल, मिट्टी को बचाइए, मिट्टी बचाओ। मिट्टी बचाओ का उन्होंने आंदोलन चलाया, पूरे विश्व में उन्होंने आंदोलन चलाया और उन्होंने बताया कि मिट्टी को क्यों बचाना आवश्यक है, कितना जरूरी है मिट्टी को बचाना, है ना। अब देखिए, अब सेव सोइल का जो मुद्दा है, क्या सेव सोइल का मुद्दा पॉलिटी में पढ़ाया जा सकता है? ज्योग्राफी में बिल्कुल पॉलिटी में पढ़ाया जा सकता है। अगर किसी देश की सरकार उस पर कानून बनाती है, मिट्टी को बचाने के लिए काम करती है, मैं यही कह रहा हूं कि पॉलिटी से बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉलिटी में आ सकता है। चारागाहों के चारे खत्म होने को और मत्स्य भंडार घट रहा है। चारागाह क्या होते हैं? जहां पर जानवरों को चराया जाता है। तो चारागाहों के चारे खत्म हो रहे हैं, मतलब उनके पास चराने के लिए स्थान नहीं है। और मत्स्य भंडार घट रहा है, मछलियों का जो भंडार है वो भी कम हो रहा है। जलाशयों की जलराशि बड़ी तेजी से कम हुई है, उसमें प्रदूषण बढ़ रहा है। जलाशयों की, जहां पे जल को रखा जाता है उसको जलाशय कहा जाता है, उनमें जलराशि कम हो रही है। लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है वाटर बॉडीज में, इससे खाद्य उत्पादन में भी कमी आ रही है। तो देखिए, जमीनें कृषि वाली, खेतीबाड़ी वाली हमारे पास जमीनें बची नहीं, हमारे पास पानी सारा प्रदूषित हो चुका है। तो इससे किस पे फर्क पड़ेगा? हमारे खाने पीने के सामानों पे फर्क पड़ेगा, हमारा जो खाद्य उत्पादन है वो गिर जाएगा, हमारे पास खाने पीने को कुछ बचेगा नहीं, तो लोग वैसे भूखमरी से मरेंगे। इसलिए जरूरी है कि पर्यावरण को बचाया जाए, इन्वायरमेंट को सेव किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 की के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता और यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधाओं से वंचित है। इस वजह से 30 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 की अगर मैं बात करूं तो उसके अनुसार कहा गया कि विकासशील देश जितने भी है उनकी 66.3 करोड़ जो जनता है उसको स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता। जितने भी विकासशील देश है तो उन टोटलों को कर लोगे तो आप 60.3 करोड़ लोग हैं जिनको साफ पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ की जो आबादी है वो साफ सफाई की सुविधा नहीं है वहां पर, ठीक है ना। और इसी कारण 30 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार हो जाते हैं। मतलब जो हम लोग वाटर पोल्यूशन करते हैं, हम जल प्रदूषण कर रहे हैं, हम पर्यावरण को खराब कर रहे हैं, उसका भुगतान कहां तक हो रहा है? 30 लाख बच्चों की जान इन विकासशील देशों में जा रही है। यह बड़ा दुखद विषय है। प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं, इनसे जल चक्र भी संतुलित बना रहता है और इन्हीं वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार भरा रहता है। लेकिन ऐसे वनों की कटाई हो रही और लोग विस्थापित हो रहे हैं। प्राकृतिक जो वन होते हैं, जो नेचुरल जो फॉरेस्ट होते हैं, वो जलवायु को संतुलित रखते हैं। जलवायु मतलब क्लाइमेट को संतुलित रखते हैं, ठीक है। क्लाइमेट को संतुलित रखेंगे, जल चक्र भी संतुलित होता है। वाटर साइकिल या जल चक्र क्या होता है बेटा? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 10 तक साइंस में कि जैसे पानी है, कहीं पे तालाब है, सागर है, उसमें सूरज की किरणें पड़ेंगी, भाप निकलेगी, वो बादल में बदलेंगे और फिर वो बारिश होगी, ठीक है ना। तो इनमें जो वन है उनका भी बड़ी भूमिका रहती है। तो उसका भी क्या है, जल चक्र को भी सही मेंटेन रखते हैं। जैव विविधता का भी भंडार होता है। जैव विविधता मतलब डायवर्सिटी, वेराइटीज। जैव मतलब जिसमें जीव हो, जिसमें क्या हो, जान हो बेटा। जैव मतलब जिसमें जीव हो, जिसमें जीवन हो, जिसमें लाइफ हो। और लाइफ किस किस में होगी? एक तो प्लांट्स में होगी और एक जानवरों में होगी। तो अब जंगलों में क्या है?
आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के जानवर है, स्पीसीज है, वो देखने को मिलेगी, ये सब कुछ। और लेकिन ऐसे वनों की कटाई हो रही है, लोग विस्थापित हो रहे हैं। अब ऐसे वनों की क्या हो रही है, कटाई हो रही है, ठीक है, तो कटाई हो रही है, लोग जो वहां रहते थे वो भी विस्थापित हो रहे हैं, उनको भी हटाया जा रहा है। उसके साथ साथ वहां पे जो जानवर रहते थे, जो उनका घर था, उनका आवास थे वो जंगल, अब वो क्या है, वो या तो उन जानवरों को मार दिया गया है या वो सड़कों पर उतर आए हैं, वो बाहर हमें कहीं दिखते हैं और आज फिर हम लोग कहते हैं अरे यार उस वाली कॉलोनी में ये वाला जानवर आज देखने को मिला। अरे तो भाई उनका जो घर था वो किसने छीना, हम लोगों ने छीना, अब वो हमें परेशान कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, रोड पर आ रहे हैं और कहीं दिख रहे हैं। इस प्रकार से जैव विविधता की हानि जारी है और इसका कारण है उन पर्यावासों का विध्वंस जो जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध है। जैव विविधता की हानि जारी है मतलब इन प्लांट्स की, इन एनिमल्स की जो हानि है अभी भी जारी है, और इसका कारण क्या है, उन पर्यावासों का विध्वंस। पर्यावास क्या होते हैं, उनके हैबिटेट, जहां पे वो रहते थे उनका विध्वंस कर दिया गया है, उनको खत्म कर दिया गया है। पर्यावासों का विध्वंस मतलब जिन वनों में, जिन जंगलों में ये जानवर रहा करते थे उनको खत्म कर दिया गया है। अब वो कहां रहे विचार, वो कहां रहे, तो जैव प्रजाति धीरे धीरे जो समृद्ध थी वो खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, इसी ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा, मेरी बात सुनिए, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर एक ओजोन गैस की लेयर बनी हुई है बेटा, एक परत बनी हुई है, और यहां पर है सूरज दादा। तो सूर्य दादा की कुछ किरणें आती हैं, आप सभी को पता है, और ये जो किरणें आती हैं ज्यादातर किरणें अच्छी होती है, कुछ किरणें क्या होती है, बेकार होती हैं, जिनको इंग्लिश में तो यूवी रेज कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज, और वैसे हिंदी में कहा जाता है पराबैंगनी किरणें। कौन सी, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। अभी जो पराबैंगनी किरणें आती है ना, ये क्या होता है, इनको क्या है, ये ओजोन रोक लेती है, ओजोन रोक लेगी और उनको वापस क्या करेगी, स्पेस में भेज देगी, अंतरिक्ष में भेज देगी। तो अब जब ओजोन उसको रोक रही है, अगर ये पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर आती है तो भयंकर हमें रोग हो सकते हैं, लोगों को रोग हो सकते हैं, बड़ी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। पर हुआ क्या कि ओजोन ने हमारी समस्याओं को तो समझा, उसने देखा कि नहीं यार हमारी पृथ्वी के लोग परेशान नहीं होने चाहिए, पर पृथ्वी के लोगों ने क्या करा, जो चीज ओजोन के लिए खतरा थी उसी को बढ़ावा दे दिया। ओजोन के लिए खतरा है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस में आती है। इन ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ जाने से ओजोन क्या हो गई, कमजोर हो गई धीरे धीरे, और फिर एक जगह क्या हो गया, ओजोन के छेद हो गया। अंटार्कटिका वाले इलाके में कहा जाता है कि ओजोन के छेद हो गया था। तो बड़ी समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ा। तो ओजोन गैस की जो मात्रा है लगातार कम होती जा रही है, और इसको ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। अब ओजोन क्या करता था, हमारे पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखता था, मनुष्य के लिए ठीक था, पर अब उसमें जब छेद हो रहा है तो वो मनुष्य के जीवन पे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, मनुष्य के जीवन पे बड़ा संकट हमें देखने को मिल रहा है। पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अब जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, मतलब जहां जहां पे समुद्र है उसके तट में, जैसे यहाँ समुद्र हो गया तो यहाँ तट पे, यहाँ पे आपको बहुत गंदगी देखने को मिलेगी, बहुत सारा जो है प्रदूषण देखने को मिलेगा। समुद्र का मध्यवर्ती भाग अभी भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है, तो जो मध्यवर्ती भाग है, जो समुद्र का जो बीच का भाग है, वो आपको स्वच्छ देखने को मिलेगा, लेकिन इसका तटवर्ती जल जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो चुका है। तो अगर ये जो बीच का सेंटर वाला पार्ट है पानी का, वो तो साफ है, पर इसके आसपास वाला पार्ट क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है, क्योंकि लोग कुछ खाते हैं, समुद्र में फेंक देंगे और कर देंगे, वहां प्रदूषण फैला रहे हैं, कुछ गंदगी है वो गंदगी कर रहे हैं, तो समुद्र तटीय का जो है वो भी क्या होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्यों की सघन बसाहट जारी है, और इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों पर, समुद्र के जो तट वाले इलाके हैं वहां पे लोग क्या हो रहे हैं, बसना शुरू हो रहे हैं, लोग अपने मकान बना रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही है, लोग वहां पर बसते जा रहे हैं, लोग वहां पर सेटल होते जा रहे हैं। और अगर हमने इस प्रवृत्ति पर, इस ट्रेंड पर रोक नहीं लगाया कि लोग समुद्र के तट के पास आकर करके बस रहे हैं, अगर इस पर हम लोगों ने रोक नहीं लगाई तो आने वाले समय में पर्यावरण की जो गुणवत्ता है, इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, खराब होती जाएगी और भी बेकार होती जाएगी। हम ये पढ़ रहे हैं कि ऐसे क्या कारण है जिनके कारण हम लोगों को पर्यावरण के मुद्दे को वैश्विक राजनीति में चर्चा करनी पड़ रही है। मतलब आप देखिए कि पर्यावरण की कितनी स्थिति गिर चुकी है। हमारे पास कृषि की जमीनें नहीं बची, हमारे पास लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारे लगातार जल प्रदूषित होता जा रहा है, लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या है, वैश्विक राजनीति में इसको पढ़ना पड़ रहा है, इसकी चर्चा करनी पड़ रही है।
इन मसलों में अधिकांश ऐसे हैं कि किसी एक देश की सरकार इनका पूरा समाधान अकेले दम पर नहीं कर सकती। इस वजह से ये मसले विश्व राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। इन मसलों में अधिकांश ऐसे हैं जिन पर एक देश की सरकार इनका पूरा समाधान अकेले नहीं कर सकती। अब देखिए, अब आप देखिए कि जो प्रदूषण है या जो कुछ अब ओजोन का जो छेद हो रहा है, तो अब उसमें कोई एक तो ऐसे कह नहीं सकते कि भाई ये देश जो है ये दोषी है, इसने गलत करा है या इसने ऐसा करा है या ये जिम्मेदारी ले ले। नहीं, तो अब क्या जरूरत है कि सारे के सारे मिलकर के जिम्मेदारी ले भैया, सब मिलकर के जिम्मेदारी ले कि साहब अब आज से हम कार्बन का जो इमिशन कर रहे हैं वो कम करेंगे, उसको रोकेंगे, जिससे कि हमारी ओजोन जो है सुरक्षित रहे। क्योंकि ओजोन सुरक्षित रहेगी तो अपन भी सुरक्षित रहेंगे। मैं आपको एक बात कह देता हूं कि आप पर्यावरण जो है ना, पर्यावरण में हमारे प्राण है बेटा। पैसे पर्यावरण और पैसे प्राण बेटा। अगर पर्यावरण सुरक्षित है तो हमारे प्राण सुरक्षित है। अगर पर्यावरण बिल्कुल सेफ है तो अपन लोग भी सेफ है, हमारे प्राण हमारी लाइफ भी सेफ है बेटा। तो पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण को रखना हमारी प्रथम जिम्मेदारी। देखो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं। जैसे मान लीजिए आज मेरे पास 10,000 रुपए है, 15,000, 20,000 रुपए, मैं कहीं बाहर गया हूं। अब मुझे पता है ये 20,000 रुपए ही मेरा सब कुछ है भैया, ये कहीं गुम गए, खत्म हो गए जल्दी, तो मैं क्या करूंगा 10 दिन 20 दिन तक? तो मैं क्या करूंगा, अगर कोई चोर मेरे पास वो लेने भी आएगा तो मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगा और उन 20,000 रुपए को बचाऊंगा। बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? 100% बचाएंगे। तो वो 20,000 तो सिर्फ मेरे 10 दिन 15 दिन निकालने के लिए इतने इंपॉर्टेंट थे। ये तो पर्यावरण तो मेरा पूरा जीवन निकालने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये पर्यावरण हमारे प्राण है। हम जब पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए काम करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारे प्राणों को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, हम हमारे प्राणों को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। तो पर्यावरण को बचाइए, मतलब अपने प्राणों को बचाइए। और पर्यावरण को जो जो व्यक्ति खराब कर रहा है वो ये मान लीजिए कि वो अपने प्राणों को नष्ट कर रहा है, प्राण खत्म कर रहा है। वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, वो खुद अपनी सांसें कम कर रहा है, वो खुद व्यक्ति क्या है अपना जीवन की जो उम्र है वो कम कर रहा है, अगर वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है तो। बहरहाल पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मसले एक और गहरे अर्थ में राजनीतिक है। तो अब एक और गहरे अर्थ में राजनीतिक है, देखते हैं। हालांकि पर्यावरण से जुड़े सरोकारों का लंबा इतिहास है, लेकिन आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने 1960 के दशक के बाद से राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया है। देखिए, पर्यावरण से जुड़े सरोकार मतलब पर्यावरण से जुड़े हुए कंसर्न जो है उस पर चिंताएं रहना, उसकी पर्यावरण की बातें करना, इसका एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। और जैसे अगर हम कहें हमारे भारतीय संस्कृति में तो काफी समय पहले से, शुरुआत से, प्राचीन भारत से क्या पर्यावरण का एक महत्व रहा है, एक इंपॉर्टेंस रही है। मतलब जैसे पहले के समय में जो गुरुकुल भी हुआ करते थे वो भी पेड़ की छांव में पढ़ाया जाता था बच्चों को, जिससे कि हाँ साहब बिल्कुल प्योर जो ऑक्सीजन है वो बच्चों के पास जाए, ठीक है। और पेड़ों की पूजा करना, इनको बचाना, संरक्षित करना, ये सब संस्कृति का भाग रहा है, पर्यावरण को एक इंपॉर्टेंट पोर्शन में रहा है अपने। और ऐसे ही अलग अलग देशों में भी रहा है, पर्यावरण की चर्चाएं रही है। पर अगर हम देखें पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ हुआ है, अगर मैं कहूं कि पर्यावरण अगर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है पर्यावरण को, तो वो किसके कारण पहुंचा बेटा? हमारे आर्थिक विकास के कारण। किसके कारण? हमारे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है ना, उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण पहुंचा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण या आर्थिक विकास के कारण कैसे? आज मैं चाहता हूं मेरा एक सपनों का घर हो, मेरा सपनों का घर हो, तो उसके लिए क्या कर रहा हूं? जंगलों की जमीनें कट रही हैं और कट रहा है, मैं वहां अपना घर बना रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरे घर में बढ़िया सा एक बेड हो, बढ़िया फर्नीचर के वो हो, मैं क्या कर रहा हूं? पेड़ों को कटवा रहा हूं। तो ये क्या हो रहा है? हम हमारा आर्थिक विकास करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पर्यावरण को, हम इन्वायरमेंट को हानि पहुंचा रहे हैं, हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस पर्यावरण को जो कि हमारे क्या है? प्राण है। तो हम आर्थिक विकास के कारण क्या है? पर्यावरण बड़ा एक विषय बन चुका है, पर्यावरण को बड़ा नुकसान हुआ है। और जब पर्यावरण को बड़ा नुकसान हुआ इस आर्थिक विकास के कारण, तो 1960 के दशक के बाद विश्व की आंखें खुली कि अरे पर्यावरण को तो बहुत नुकसान हो रहा है। उनको बाद में 1960 के दशक के बाद में ये चीज समझ में आई, एनवायरनमेंट इज द वेरी नेसेसरी थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यही ब्रिटिशर्स जो है, ये यूरोपियन देश वाले जो आज कहते हैं पर्यावरण को बचाओ, सेव एनवायरनमेंट, इन्हीं ब्रिटिशर्स ने जब भारत वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि जंगल तो फालतू की चीज है, जंगलों को कटवाया था और वहां पे खेतीबाड़ी के काम करवाए थे, सारे के सारे जंगलों को नष्ट कर दिया था उन लोगों ने। और आज वो लोग ये कहते हैं नहीं साहब वनों को बचाया जाए, सेव फॉरेस्ट, ये वो अलाना फलाना पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तो 1960 के बाद विश्व की आंखें खुली पर्यावरण को लेकर करके। तो 1960 के बाद की स्थिति अपन देखते हैं।
वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक एक पुस्तक प्रकाशित करी। तो सबसे पहले अगर शुरुआत हमें कहीं देखने को मिलेगी तो 1972 में क्लब ऑफ रोम, किसने? क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक नाम की एक पुस्तक प्रकाशित करी। कौन सी है? लिमिट्स टू ग्रोथ। मतलब हम हमारी ग्रोथ को क्या कर रहे हैं? लिमिट लगा रहे हैं, हम रोक लगा रहे हैं, हम हमारी ग्रोथ को रोक रहे हैं। ठीक है ना? आप सोचिए, ऐसी कोई प्रजाति नहीं है जो अपनी ग्रोथ को रोक रही हो। आज आप मुझे एक बात बताइए कि आपको कोई बोले यार तू ये बन जाएगा, ये तू कर ले, तो अपन थोड़ा रुकेंगे, अपन करेंगे, अपन वो बनने का प्रयास करेंगे। हम लोगों को पता है पर्यावरण हमारा प्राण है, उसके बावजूद भी हम पर्यावरण को बैक टू बैक नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम हमारी ग्रोथ को लिमिट लगा रहे हैं, ये क्लब ऑफ रोम कहता है 1972 में। यह पुस्तक दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशों को बड़ी खूबी से बताती है। तो बढ़ती जनसंख्या के आलोक में, आलोक का मतलब क्या है कि बढ़ती जो जनसंख्या उस पर ध्यान दिलाते हुए कि साहब देखो लगातार जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है, लगातार कॉन्टिन्यूसली जनसंख्या बढ़ रही, और इसी प्रकार से अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका विनाश हो जाएगा, वो सारे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड होते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं कि बहुत सारे संसाधन है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, पर जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो हम क्या करेंगे? हम जंगलों को काटेंगे, हम वनों को काटेंगे, हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का पहले प्रयास करेंगे, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय रहेगा। पर्यावरण बड़ी हानि और नुकसान का सामना उठाना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू किया। तो यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, और बाकी ऐसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिन्होंने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए, कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने कराए हैं और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू करा है। मतलब उस पर स्टडी करना शुरू करा है कि कहाँ पर्यावरण को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, कैसे ओजोन की परत वापस ठीक हो सकती है, इस प्रकार से। 1992 में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट कहां हुआ? तो ब्राजील देश का नाम है, ब्राजील देश के रियो डी जेनेरो में हुआ था। ब्राजील देश के रियो डी जेनेरो में हुआ था और इसको क्या कहा जा रहा है? पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट कहा जा रहा है। कब हुआ था बेटा? ये 3 जून से 14 जून 1992 तक, 3 जून टू 14 जून 1992 तक ये होता है। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। तो 170 देश जुड़े, काफी ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं जो मतलब आप एक प्रकार से कह सकते हैं पर्यावरण को लेकर के काम करते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके मालिक जुड़े, उनको भी बताया गया कि किस प्रकार से अपन लोग पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। तो अब क्या था? अभी तक कोई अलग से कुछ कह रहा था कि यहां से पर्यावरण को बचाना, कोई अलग से कुछ कह रहा था। तो जब ये पहला पृथ्वी समिट हुआ 1992 में, तो इसमें क्या है, ये जितनी भी जो चिंताएं थी पर्यावरण को लेकर करके, उसको एक ठोस रूप मिल गया। उसको एक ठोस रूप मिल गया कि हाँ भाई, सच में पर्यावरण खतरे में है और हमें इसको बचाना है, इसको सेव करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। एक बड़ा जो खतरा था उससे बचने के लिए पूरी दुनिया बचाने के लिए कहीं ना कहीं पूरी दुनिया एक होती हुई नजर आई इसमें। इस सम्मेलन से 5 साल पहले 1987 में आर कॉमन फ्यूचर शीर्षक ब्रुटलैंड रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट में चेताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। तो देखिए 1992 में ये मीटिंग हुई थी, उससे पहले एक शीर्षक से किताब छापी गई आर कॉमन फ्यूचर, मतलब हम सबका एक साझा भविष्य है, हम सबका एक जैसा भविष्य है। और उस एक जैसे भविष्य की जो किताब है उसमें ये बात बोली गई कि जो हम आर्थिक विकास आज कर रहे हैं और इस आर्थिक विकास के लिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये आगे जाकर करके टिकाऊ साबित नहीं होंगे। मतलब ये जो आप विकास कर रहे हैं ना, ये विकास आपको बर्बाद कर देगा, गिरा देगा, क्योंकि हम इस विकास के लिए क्या कर रहे हैं? पर्यावरण को जो है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? हम जड़ तो काट रहे हैं और हवा में उड़ रहे हैं। तो भैया कितने दिन तक उड़ोगे? एक ना एक दिन गिर जाओगे। मतलब आप यूं उड़ तो रहे हो, सब में उड़ रहा हूं, पर सच में आप जड़ छोड़ चुके हो, जड़ को काट चुके हो, और जड़ को काट दोगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो वो भी यही बात कह रहे हैं कि भैया हमारी जो जड़ है, प्राण है, वो तो क्या है? हमारे प्राण क्या है? हमारा प्राण हमारा पर्यावरण है।
हम उसको नुकसान पहुंचा करके आर्थिक विकास कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो भैया वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लंबे समय तक नहीं चलने वाला, क्योंकि वो आगे जाकर करके धाराशायी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। विश्व के दक्षिण हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग ज्यादा प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई थी। रियो सम्मेलन में बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश यानी उत्तरी गोलार्ध तथा गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार हैं। देखिए, अब अगर आप ये देखें, मैं जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इस पे एक 0 डिग्री की रेखा जा रही है, काल्पनिक रेखा है, ये कोई ऐसे रियलिटी में नहीं है, ये वैज्ञानिकों ने अध्ययन करने के लिए, आसान बनाने के लिए इसको ऐसे रेखाएं खींची। 0 डिग्री की है, इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। अगर इसको मैं देखूं तो ये 2 भागों में, पृथ्वी 2 भागों में बढ़ चुकी है, उत्तरी और दक्षिण, उत्तरी दुनिया, दक्षिणी दुनिया। अब ये क्या है, गोला है पृथ्वी हमारी, और गोले का अर्ध भाग, इसको क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध। इसको कहा जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कौन सा हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसको कहा जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। अब मामला क्या है बेटा, जो उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे ना, ज्यादातर जो देश है वो सारे के सारे हमें देखने को मिलते हैं कि वो विकसित है, लगभग जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप के देश हो गए, एशिया में भी काफी देश है अच्छी तरक्की कर रहे हैं। तो अभी जो ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध के जो देश है ना, वो सारे के सारे क्या अच्छा खासा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर चुके हैं, खूब उद्योग बना चुके हैं, ठीक है, ये सब कुछ कर चुके हैं। तो अब उनका तो ये है कि नहीं साहब है ना, पर्यावरण को बचाया जाए। पर जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं या जो विकासशील देश हैं पूरी दुनिया में, उनका ये कहना है कि साहब हमने तो अभी विकास करना, डेवलपमेंट करना शुरू ही किया है, हमारे तो अभी पहला उद्योग यहाँ पे लगा है, हमारा तो पहला यहाँ पे काम हुआ, और अब आप कह रहे हो कि नहीं साहब हम तो एनवायरमेंट को बचाएंगे। तो ये सारे जो विकासशील देश है, दक्षिणी गोलार्ध के देश है, वो ये कहते हैं कि साहब देखो पर्यावरण को बचाओ, बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं, पर देखो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया ना तो इन विकसित देशों ने पहुंचाया है, इन उत्तरी गोलार्ध वाले देशों ने पहुंचाया है, विकसित देशों ने पहुंचाया है। इन्होंने इतने इंडस्ट्री चलती है, इनके इतना धुआं निकलता है, इतना वाटर पॉल्यूशन होता है, ये होता है, वो होता है, इन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अगर भरपाई भी करेंगे तो ये ज्यादा करेंगे। विकासशील देशों ने वैश्विक मंच पर सीना ठोक करके ये बात कही है कि हमारे लिए पहले सामाजिक और आर्थिक विकास जरूरी है, हम हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, पर ध्यान रखेंगे कि उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पर्यावरण की भी रक्षा करी जाए। पर अगर भरपाई करनी होगी तो पहले विकसित देश करेंगे, उत्तरी गोलार्ध के देश करेंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि औद्योगिक विकास की मांग ज्यादा प्रबल है, तो विश्व के दक्षिणी हिस्से में मतलब जो विकासशील देश है वो ये कहते हैं कि औद्योगिक विकास होना चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगे, उद्योग लगे, क्योंकि ये देश तो बना चुके हैं। और रिपोर्ट में इस हवाले से चेतावनी दी गई। रियो सम्मेलन में ये बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश यानी उत्तरी गोलार्ध तथा गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिण गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार है। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत की छेद और वैश्विक तापवृद्धि को लेकर थी। दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज्यादा चिंतित थे। तो यही बात मैंने कही कि ये तो चाहते हैं, उत्तरी देश जो है वो तो चाहते हैं कि साहब ये ओजोन परत का छेद हो रहा है, ये ठीक होना चाहिए, ये उद्योग जो है वो रुकने चाहिए। और दक्षिणी गोलार्ध वाले चाहते हैं नहीं साहब हमारा तो आर्थिक विकास होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारा वो होना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो कर चुके और हमने आज तक अभी डेवलपमेंट करा ही नहीं है। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए। देखिए, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है, उस क्लाइमेट को ठीक करने के लिए, जैव विविधता को बचाने, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, और वानिकी जो फॉरेस्ट है उसके रिगार्डिंग, इन सब को लेकर के कुछ नियमाचार मतलब नियम निर्धारित किए गए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीकों के भी सुझाए गए, लेकिन इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाइयां बनी रही। एजेंडा 21 क्या है बच्चों, वो देखिए। एजेंडा 21 एक प्रकार से हर देश को गोल बताए हैं कि आगे जाकर के हमें किस प्रकार से जो गोल है वो बतानी है किस प्रकार से हमें गोल बताना है। तो एजेंडा 21 में भविष्य के लिए हमें लोगों को क्या करना है वो देखिए। अब इन्होंने ये बोला कि 1992 में, ये कौन सी शताब्दी चल रही है, बोले 20वीं शताब्दी चल रही है। तो 20वीं शताब्दी अब आने वाली जो है 2001 से कौन सी आएगी, 21वीं शताब्दी आएगी। तो 21वीं शताब्दी के लिए एजेंडा 21 कि साहब हम लोगों को 21st जो सेंचुरी है ना उसमें क्या करना है, हमें हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करना है, बेहतर करना है, ठीक है। हमें कुछ ये एजेंडाज है, ये उद्देश्य, इन पे काम करना है। जैसे हमारा नहीं होता, नया साल का पहला दिन होता है 1 जनवरी, मैं अब इस साल में खुद को बदल डालूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा वैसा, 24 में ये कर दूंगा, 25 में ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो अब इस प्रकार से क्या, वो ने भी बोला अब नई शताब्दी आ रही है, नए 100 साल शुरू होंगे, तो 21वीं शताब्दी में हम कुछ बेहतर करेंगे, बदल देंगे भाई, तेरा भाई आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा, ठीक है ना, ऐसा। तो इसके लिए एजेंडा 21 सुलझाएगा। पर अब देखिए इतना आसान नहीं था आपसी अंतर को मिटा देना, और ये जो दोनों देश चाहते हैं अलग अलग काम, वो पॉसिबल हो या ना वो देखते हैं।
सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और इसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। देखिए, सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट आप करो उसका ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। मतलब सीधी सी बात है, टिकाऊ विकास होना चाहिए। टिकाऊ विकास, देखो टिकाऊ विकास का मतलब है कि हमारा विकास चलता रहे, टिकाऊ रहे। और वो कब रहेगा? जब पर्यावरण रहेगा। अगर पर्यावरण ही खत्म हो जाएगा, लोगों के लिए पास ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो भैया फिर ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का क्या काम, ऐसे बड़े बड़े मकान बना रहे हो उनका क्या काम, सब बेकार है। ठीक है, क्योंकि जब तक प्राणी नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार है। तो इसलिए टिकाऊ विकास करो। टिकाऊ विकास या जो आप क्लास 10 में पढ़कर क्या है, सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास, या क्लास 10 की इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने धान्यता वाला विकास, धान्यता। तो ये सब का अर्थ एक ही है कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आज की आवश्यकताओं, आज की जरूरतों को पूरा करना और भविष्य के लिए हमें उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, यही टिकाऊ विकास है। लेकिन समस्या यह थी कि टिकाऊ विकास पर अमल कैसे किया जाए। कुछ आलोचकों का कहना है कि एजेंडा 21 का झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो हमें सॉल्यूशन पता है, सॉल्यूशन हमें पता है कि साहब टिकाऊ विकास करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सतत पोषणीय विकास करना है। हम समाधान पर पहुंच चुके हैं, पर यह समझ में नहीं आ रहा इसको लागू कैसे करें। जैसे एग्जांपल, आज आपको पता है कि मुझे 95% बनानी है और उसके लिए पढ़ना है, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे पढूं, क्या छोड़ दूं, कितनी देर पढूं, ये सब कुछ। ठीक है ना, मतलब सॉल्यूशन तो आपको पता है आपकी समस्या का, पर ये समझ में नहीं आ रहा लागू करूं तो करूं कैसे। उसी प्रकार से मामला यहां पर है, पता है टिकाऊ विकास करना है, पर इसको लागू कैसे किया जाए। अब कुछ आलोचक ये कहते हैं कि जो एजेंडा 21 है ना, ये एजेंडा 21 पर्यावरण पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, ये तो सारा का सारा आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर रहा है कि साहब इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे कर ली जाए, ये कर ली जाए, ऐसा कर लिया जाए। पर्यावरण पे कम ध्यान है और ज्यादा आर्थिक वृद्धि पर या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि साझी संपदा क्या होती है। साझी का मतलब होता है आप जिसे शेयर कर सको, ठीक है, आप जिसे बांट सको, जो सबकी हो वो साझी संपदा है। जैसे हम बात करें, जैसे गांव में एक कुआं होता है, उस कुएं से सब पानी पियो, गांव में रहने वाले सभी का, वो साझी संपदा है पूरे गांव की। ठीक है ना। और जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर कोई वहाँ पे खेलने का गार्डन है, बगीचा है, वो सबका है, सभी के बच्चे खेलो, सभी के जो लोग हैं वो खेले घूमे फिरे, ये सभी का है। तो साझी संपदा जो सबकी होती है। इसी प्रकार से अगर परिवार में बात करूँ तो इसे आज के समय में तो बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। आजकल तो सब ऐसा है कि शादी हुई, ये अलग हो गया, वो अपने अलग हो गया, वो अपने अलग हो गया। ठीक है, तो पहले के समय में जॉइंट फैमिली में रहा करते थे लोग, और एक ही चूल्हा हुआ करता था। ठीक है, गैस भी नहीं हुआ करते थे पहले के समय, एक ही चूल्हा घर के बिल्कुल मेन आंगन में हुआ करता था, और वहीं जो भी 2-3 भाई की जो परिवार है वो सब एक साथ बैठ के खाना वाना बनाता, एक साथ बैठ करके खाता था। तो वो जो चूल्हा हो गया वो साझी संपदा हो गई उस पूरे परिवार के लिए कि वे सभी के जो सभी है वो एक साथ इसका प्रयोग करेंगे। तो साझी संपदा का सीधा सा मतलब है हमारी कॉमन प्रॉपर्टी, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं हमारी वो कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे एक पिताजी के 2 पुत्र हैं, तो पिताजी के पास जितनी भी धन संपत्ति जायदाद जो भी सब कुछ है वो दोनों बच्चों का है, दोनों का बराबर है। अगर एक बेटा उसका इस्तेमाल कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कॉमन प्रॉपर्टी, तो जिस प्रकार से एक व्यक्तिगत तौर पे कॉमन प्रॉपर्टी होती है, साझी संपदा होती है, उसी प्रकार से विश्व के स्तर पर भी क्या है, कुछ साझी संपदा हमें देखने को मिलती है, और उसकी सुरक्षा करने का मुद्दा यहाँ पे उठा है। और जैसे यहाँ पे मैंने परिवार की तस्वीर दिखाई है, दादाजी दादी जी हैं ये फिर 2 जैसे इनके बेटे होंगे, उनकी वाइफ है, ये 4 बच्चे हैं, ये 2 बड़े बच्चे, ये 2 छोटे बच्चे हैं ना। साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। तो साझी संपदा वो संसाधन, वो रिसोर्सेज है जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का, पूरी कम्युनिटी का उस पर अधिकार होता है। किसी एक का नहीं है, पूरे समुदाय का अधिकार है। XYZ कोई भी, पूरा समुदाय, जैसे मैंने कहा तालाब, कुआं हो गया, सब इस्तेमाल करो, बगीचा हो गया, सब इस्तेमाल करो। एक व्यक्ति का नहीं, एक पर्टिकुलर नहीं है। जैसे आपने कक्षा 10 में सामुदायिक संसाधन पढ़े होंगे, कक्षा 10 की भूगोल में जो पहला चैप्टर था संसाधन एवं विकास, उसमें संसाधनों के प्रकार आपने पढ़े होंगे। सामुदायिक संसाधन जो पूरे समुदाय के हैं, पूरा समुदाय उसका इस्तेमाल कर सकता है।
इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसीलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। अब इसी प्रकार से विश्व के भी कुछ हिस्से और क्षेत्र है ना संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, मतलब किसी एक देश के कंट्रोल से बाहर होते हैं, उस पर किसी एक देश का कंट्रोल नहीं। जैसे भाई आज इंडिया की जो सीमा क्षेत्र है उस पर तो भारत सरकार का कंट्रोल है, ऑस्ट्रेलिया का जो सीमा क्षेत्र है उस पर ऑस्ट्रेलिया सरकार का कंट्रोल है, अमेरिका का जो सीमा क्षेत्र है उस पर अमेरिका सरकार का कंट्रोल है। पर ऐसे कुछ इलाके होते हैं जहां पे किसी एक देश का या एक देश की सरकार का कंट्रोल नहीं होता, उनका अधिकार नहीं होता है, तो इसलिए उसका मैनेजमेंट जो करती है, उसका जो प्रबंधन करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय करता है। मतलब पूरे सभी के लिए वो ओपन है और सभी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पर कुछ नियम बनाए जाते हैं। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जो विश्व की साझी संपदा है इसको क्या कहा जा रहा है? वैश्विक संपदा। पूरे विश्व की संपदा साबित तो ग्लोबल प्रॉपर्टी है। मानवता की साझी विरासत, और मानवता, ठीक है, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, देखिए मानव की नहीं है, मानवता की है। मानवता की है कि मानवता की साझी विरासत है, सभी मानव जो है उनके लिए एक विरासत है कि हाँ आगे तक उसको लेकर करके चले। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, इसमें क्या क्या आ जाएगा? पृथ्वी का वायुमंडल आ जाएगा, ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो, अब उसमें तो किसी एक का अधिकार नहीं है, सभी का है। अंटार्कटिका वाला जो महाद्वीप है वो है। समुद्र की जो सतह है, मतलब जैसे यहाँ पर आपको पानी देखने को मिला, जो इसका नीचे का समुद्र है उसका जो सतह है, बेस है वो, और बाहरी अंतरिक्ष, स्पेस भी सभी का है। इसीलिए कोई भी देश अपना जो है जो स्पेस में है यान भेज सकता है, वहाँ कोई करते हैं कुछ तो वहाँ उसके लिए भेज सकता है, तो अंतरिक्ष भी सबके लिए खुला हुआ है। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है। अब देखिए वैश्विक संपदा, आप एक बात मैं आपको बताऊं, ये तो विश्व की बात है बेटा। विश्व में 190 से ज्यादा देश है, 190 प्लस कंट्रीज है। एक परिवार में 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, जितने भी हो वॉटेवर, उन भाई बहनों के बीच में माता पिता की संपत्ति को बंटवारा करना भी एक टेढ़ी खीर होता है, बड़ी मुश्किल से। बड़ा बेटा बोलता नहीं मैं ये नहीं लूंगा, मैं वहां वाला प्लॉट जो है वो मैं वहां वाला लूंगा। वो बोले अरे नहीं मैं क्यों लूँ, ये मैं तो वहां वाला लूंगा। नहीं पिताजी आप मुझे ये देके जाओ, आप मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो, भैया ने ये लूट लिया, छोटे ने मुझे ऐसा कर लिया, ये कर लिया, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि एक परिवार की संपत्ति बांटने में, एक परिवार की संपत्ति बांटने में इतनी बड़ी समस्या हो सकती है। तो ये तो वैश्विक संपदा है, पूरे विश्व की है, तो वहां पर तो ऐसा आसानी से काम हो नहीं सकता। तो चलिए अब आज का थोड़ा सा ज्ञान और आज का मोटिवेशन यही है बच्चों। संत कबीर कहते थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। तो देखिए बच्चों, जीवन कटता है ना, कटने को 500 रुपये में भी कट जाता है और नहीं चलने को 5 लाख में भी नहीं चलता है, ठीक है। इसलिए जीवन में कभी ऐसा दिन आए लगे कि यार मेरा भाई है, मेरी बहन है, उसके लिए छोड़ना है, चल ले तू रख ले, मजे कर। आप मैं सच में, मेरा पर्सनल बिलीफ है और कुछ दिनों से ये, कुछ समय से ये, कि अगर ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है धरती पर, तो ये मान करके चलिए 2 वक्त का खाना तो उसने हमारी व्यवस्था कर रखी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेहनत करना छोड़ दे, आप पूरा किस्मत के भरोसे बैठ जाए, नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी ये कहते हैं कि ईश्वर भी, प्रकृति, नियति उन्हीं की मदद करती है जो पहले खुद मेहनत करते हैं, पहले जो खुद कर्म करते हैं, ठीक है ना। पर मैं ये कहता हूं कि सब कुछ करने के बाद आप किसी चीज के लिए क्यों मरे? मुझे जमीन नहीं मिली, मुझे वहां की दुकान मिल जाती, मुझे वहां इतना पैसा मिल जाता है, क्यों भाई? किस्मत में होगा मिल जाएगा, नहीं तो बाकी ठीक है। भगवान ने 2 वक्त के जीवन का तो बंदोबस्त करा ही होगा कि हाँ साहब सुबह का खाना और शाम का खाना मिल जाएगा, मिलेगा। इसलिए ऐसी बातों पे झगड़ा, लड़ाई, परिवार में भेद नहीं, त्याग दिया, जाओ ले लो भैया, आप ले लो, जा छोटे तू रख ले, तेरे पास रख ले, मस्त रहना बिंदास, ठीक है ना। और देखिए सुखी जीवन में कोई नहीं बेटा, ये बात आप मान के चलिएगा। जो लोग, जिनके पास करोड़ों अरबों की दौलत है वो भी सुखी नहीं है, और जो गरीब है वो भी सुखी नहीं। गरीब ये सोचता है यार मेरे पास उतना होता तो काश मैं ऐसे दुखी नहीं होता। अरे अमीर ये सोचता अरे यार इतना है कहाँ लगाऊं, कल को चोरी हो जाएगी, बेटे लड़ेंगे, बेटियां लड़ेंगी मेरे पैसे के लिए, धन दौलत के लिए। तो दुखी वो भी है, सुखी वो भी है जिन ठीक है ना। तो हर प्रकार से इंसान सुख और दुख को भोग रहा है, सभी सुखी है, ठीक है ना। जो उनको शिक्षा नहीं मिल रही है वो भी दुखी है, तो यार काश हम पढ़ लेते तो हम ऐसा बन जाते हैं। और जिनको मिल रही है वो भी दुखी है वो कहता है अरे भगवान क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है यहाँ पे क्लासें खत्म हुई है, फिर 1 शॉट पढ़ो, फिर ये करो वो करो, अरे भगवान
है ना। दुख तो होता होगा आप लोगों को कभी कभार कि यार कहाँ का जीवन जी रहे, लगता ही नहीं है कि बचपन जी रहे अपन लोग, है ना। तो चलिए, वैश्विक संपदा को भी कंट्रोल करना आसान नहीं है, इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते किए गए, ये याद रखिएगा आप लोग, एक एक मार्क्स में पूछ लिया जा सकता है। अंटार्कटिका संधि कब हुई है? 1959 में हुई है। मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल 1987 में हुआ। अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991 में हुआ। ये तो याद ही रखिएगा, अंटार्कटिका वाला तो जरूर याद रखिएगा, तीनों याद रखने हैं आपको, ऐसे इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी से जुड़े हर मसले के साथ एक बड़ी समस्या यह जुड़ी है कि अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य और समय सीमा को लेकर मतभेद पैदा होते हैं। ऐसे में एक सर्वसामान्य पर्यावरणीय एजेंडा पर सहमति कायम करना मुश्किल होता है। देखिए, पारिस्थितिकी से, हमारे इकोलॉजी से, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के हमारे पास अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य, मतलब पूरे पुष्ट नहीं, फाइनली कि हाँ साहब ये समस्या है ही, ठीक है ना। कभी कभार अलग अलग समस्या में देखने को मिलती है, अब कुछ मतलब अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है, तो इसलिए सर्वसामान्य पर्यावरणीय एजेंडा पे सहमति कायम करना थोड़ा सा मुश्किल है। सर्वसामान्य मतलब जिस पे सब एग्रीड हो कि हाँ भैया हाँ ये तो पर्यावरण का जो एजेंडा बिल्कुल ठीक है। कोई कहता नहीं साहब हम तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, कोई कहता नहीं साहब ये काम जो हो वो पहले हो, कोई कहता है ये काम पहले हो। तो ऐसा कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे कि हम सब एक साथ एकजुट होकर करके मिलकर के पर्यावरण की रक्षा करें। इस अर्थ में 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना थी। तो 1980 के दशक में, देखिए 1980 का दशक, दशक का मतलब होता है बेटा 10 साल, तो 1980 का दशक मतलब 1980 से 90 का जो दौर रहा है वो, तो उसके मध्य मतलब 1985 के आसपास अंटार्कटिका के ओजोन परत में क्या हुआ? छेद हुआ। मतलब ओजोन की जो परत है वो कम हो गई। ओजोन क्या है? गैस है, मतलब उसकी परत कम हो गई। तो ये एक आंख खोल देने वाली घटना हमारे सामने हुई। अरे यार, ओजोन की परत, अब सबको पता है कि ओजोन पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ओजोन हमारे लिए मतलब एक प्रकार से सुरक्षा कवच का काम करता है। इस प्रकार से देखो, सुरक्षा कवच को आप कैसे समझ सकते हो, मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के तौर पर। जैसे अभी आपको पता है कि मच्छर बहुत हो रहे हैं सड़कों पर, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग हेलमेट लगाते हैं, आप भी लगाते हो, गाड़ी चलाते हो, ठीक है ना, हेलमेट लगाते हैं। तो अब क्या होता है, जैसे जब उसका जो मिरर होता है वो मैं हटा देता हूँ, तो मच्छर यूँ आंखों में, मुंह में यूँ आने लग जाते हैं। और जैसे ही मैंने मिरर लगा लिया तो मच्छर बाहर है, वो आएंगे टकराएंगे वापस चले जाएंगे, आएंगे टकराएंगे वापस चले जाएंगे। तो एक प्रकार से ये मिरर मेरा सुरक्षा कवच है, मेरी आंखों को बचा रहा है, मेरे मुंह को बचा रहा है, मच्छरों को बाहर की बाहर भेज रहा है। तो इसी प्रकार से ओजोन की जो परत है वो भी हमारे लिए सुरक्षा कवच है। जैसे एक मिरर मच्छरों को बाहर की बाहर भेज देता है, उसी प्रकार से ओजोन की परत भी पराबैंगनी किरणों को बाहर की बाहर ही रखती, बोले नहीं भाई अंदर नहीं जाना है। और अब हमने क्या करा, उसी ओजोन की परत में छेद कर दिया, होल कर दिया। तो अब वहां से तो वो तो किरणें हैं निकल के आ जाएंगी और हमें बड़ी समस्या में डाल देगी। ये एक जरूरी बात है, क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन कार्य हो रहे हैं उनके फायदे न तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर है और न आगे की पीढ़ियों के लिए। तो अब बाहरी अंतरिक्ष है, स्पेस है, सबके लिए खुला हुआ है। अब उसके दोहन कार्य, उसके लिए जो इस्तेमाल हो रहा है वो न तो आज की पीढ़ी के लिए कोई फायदेमंद नजर आएगा और न आने वाली पीढ़ी के लिए। अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व, ये बॉक्स में दिया हुआ टॉपिक है। अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है, ठीक है। अंटार्कटिका का मालिक कौन है, उसका पर मालिकाना किसका, ये अंटार्कटिका की तस्वीर आपको दिखाई। अंटार्कटिका महादेशीय इलाका 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, तो इतना बड़ा है ये, 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व के निर्जन क्षेत्र का 26% हिस्सा इसी महादेश के अंतर्गत आता है। निर्जन क्षेत्र का मतलब क्या है, जहां पे लोग ना रहते हो, ठीक है ना। निर्जन क्षेत्र का मतलब है जहां पे लोग ना रहते हो। तो पूरी दुनिया में ऐसे स्थान जहां पे लोग ना रहते हो उसका 26% हिस्सा तो कहां है, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में लोग नहीं रहते हैं। स्थलीय हिम का 90% हिस्सा और धरती पर मौजूद स्वच्छ जल का 70% हिस्सा इसी महादेश में मौजूद है। तो टोटल जो हिम बर्फ है उसका 90% यहाँ पर मौजूद है और स्वच्छ जल, साफ पानी का 70% यहाँ पर अंटार्कटिका में मौजूद है। अंटार्कटिक महादेश का 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर तक अतिरिक्त विस्तार समुद्र में है, ठीक है। और 3,60,00,000 तक इसका जो विस्तार है कहां पर है, समुद्र में है। सीमित स्थलीय जीवन वाले इस महादेश का समुद्री पारिस्थितिक तंत्र अत्यंत उर्वर है, जिसमें कुछ पादप, सूक्ष्म शैवाल, कावक और लाइकेन, समुद्री स्तनधारी जीव, मत्स्य तथा कठिन वातावरण में जीवन यापन के लिए अनुकूलित विभिन्न पक्षी भी शामिल है। देखिए, सीमित स्थलीय जीवन वाले, सीमित स्थलीय, स्थल का मतलब उस लैंड पर, जमीन पर रहने वाले जो है, सीमित जीवन है वहां पे, बहुत कम है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत उर्वर है, जिसमें कुछ पादप, मतलब कुछ जो आप पेड़ पौधे देख सकते हो ये वो लग जाते हैं। समुद्री स्तनधारी, स्तनधारी जो जीव होते हैं, स्तनधारी जीव का मतलब होता है जो
ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, जैसे अपनी माता है वो हमें बचपन में दूध पिलाती है, वो स्तनधारी जो है ऐसे है। अपन जो जीव है स्तनधारी है। तो समुद्र में जो स्तनधारी जीव हो गए जैसे मछलियां हो गई, और कोई कठिन वातावरण में जीने वाले जो विभिन्न पक्षी है, उनके लिए वो स्थान है अंटार्कटिक का। ठीक है, वहां वो लोग रहते हैं, वो जीवन जी रहे हैं। इसमें क्रिल मछली भी शामिल है जो समुद्री आहार श्रृंखला की धुरी है और जिस पर दूसरे जानवरों का आहार निर्भर है। तो इसमें क्रिल मछली भी है। ठीक है, मछली की तस्वीर दिखाई आपको। क्रिल मछली भी है जो समुद्री आहार श्रृंखला की धुरी है। धुरी का मतलब होता है एक्सिस, सेंट्रल पॉइंट है। ये है तो पूरी फूड सीरीज चलती रहेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर प्लांट रहेगा, जैसे आज प्लांट है तो ये प्लांट ही है, इसी से सब कुछ आगे। प्लांट को कोई छोटा जानवर खा लेगा, ठीक है, फिर उस छोटे जानवर को कोई बड़ा जानवर खा लेगा, फिर उस बड़े जानवर को और कोई बड़ा जानवर खा लेगा, फिर और कोई बड़ा जानवर उसको खा लेगा, इस प्रकार से है ना। और इसी प्लांट को, इसी पेड़ पौधों को अपन लोग भी खाते हैं, यहीं से अपन को फल फूल सब्जी सब कुछ यहाँ से मिलता है। तो अगर यही खत्म हो जाएगा तो फिर क्या है, सब कुछ धीरे धीरे पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से फूड चेन की, वाटर फूड चेन में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अंटार्कटिक जो प्रदेश है, विश्व की जो जलवायु है उसको संतुलित रखने में, इसको कंट्रोल करने में, बैलेंस बनाए रखने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस महादेश की अंदरूनी हिमानी परत ग्रीन हाउस गैस के जमाव का महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। हिमानी परत जो है वहां पर ग्रीन हाउस गैस के जमाव है, उसका महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है हमारे लिए। साथ ही इससे लाखों वर्ष पहले के वायुमंडलीय तापमान का पता किया जा सकता है, और लाखों वर्ष पहले जो वायुमंडलीय तापमान रहता था वो कैसा रहता था उसका भी पता किया जा सकता है। विश्व के सबसे सुदूर, ठंडे और झंझावाती महादेश अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है, इसके बारे में 2 दावे किए जाते हैं। देखिए, अब ये जो सबसे ठंडा इलाका जो है, इस पर स्वामित्व किसका है, इसका मालिक कौन है? ठीक है ना, इसका अंटार्कटिक का जो महादेश है, महाद्वीप है, इसका मालिक कौन है? तो इस मालिका हक को लेकर करके 2 दावे किए जाते हैं। ठीक है कि साहब 2 दावे क्या है वो देखिए। कुछ देश जैसे ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिले, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अंटार्कटिक क्षेत्र पर अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा किया है। तो ये वो देश है जो ये कहते हैं कि साहब ये तो हमारे हैं, अंटार्कटिक क्षेत्र हमारा। संप्रभु अधिकार, संप्रभु मतलब सॉवरेन, मतलब ये हमारा है और बाकी किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं। इसमें वैधानिक लीगली दावा कर रहे हैं कि साहब अंटार्कटिक किसका है, हमारा है। कौन कर रहा है? ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिली, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश। अन्य अधिकांश देशों ने इससे उल्टा रुख अपनाया कि अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की साझी संपत्ति है। तो ये लोग तो कहते हैं कि 2 दावे होते हैं। एक दावा तो ये कहता है कि साहब ये हमारा है, हमारा है, और दूसरे लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब किसी का ही नहीं है, तो साझी संपत्ति है। ठीक है ना, साझी संपत्ति कैसे हो सकता है? ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया का, फ्रांस का, नॉर्वे का, चिली का, न्यूजीलैंड का। तो अंटार्कटिका प्रदेश विश्व की साझी संपदा, और ये किसी भी देश के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। ये तो किसी देश का नहीं है, तो सबका है, ये साझी संपदा है। ये तो इस मतभेद के रहते अंटार्कटिका के पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के नियम बने और अपनाए गए। ये नियम कल्पनाशील और दूरगामी प्रभाव वाले हैं। तो इस मतभेद के रहते, अब ये मतभेद था, कुछ देश कह रहे हमारा है, कुछ कह रहे नहीं सबका है। तो इस चक्कर में यहाँ के लिए कुछ पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करने के लिए, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए और उसको अपनाया गया। ये नियम कल्पनाशील है, कल्पना करके कि हाँ सब ऐसा होगा, और दूरगामी प्रभाव वाले, मतलब अच्छा खासा आगे इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अंटार्कटिका और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण सुरक्षा के विशेष क्षेत्रीय नियमों के अंतर्गत आते हैं। तो अंटार्कटिका और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? आपको पता है जो पृथ्वी है यूं थोड़ी सी टिल्टेड है, तो ये उत्तर वाला ध्रुव हो गया, दक्षिण वाला ध्रुव, मतलब जिन 2 पॉइंटों पे टिकी हुई है। तो अंटार्कटिका दक्षिणी बिल्कुल ध्रुव पे ही है, यहाँ पर इसी पॉइंट पर है। तो उस पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के पर्यावरण सुरक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। 1959 के बाद इस इलाके में गतिविधियां वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य आखेट और पर्यटन तक ही सीमित रही। तो 1959 के बाद, अब देखिए 1959 के बाद क्यों? क्योंकि याद करिए अभी आपको कुछ समय पहले बताया था 1959 में एक कुछ एग्रीमेंट सा हुआ है, जहां भी मैंने 3 बताए थे उसमें से पहला 1959 में इसी का था। तो यहां बोला गया कि वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, मतलब कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी हो तो मत्स्य आखेट, मतलब जो मत्स्य हैं, जो मछलियां हैं, उनकी हंटिंग करनी हो, और या पर्यटन या घूमने फिरने तक ही क्या रहेगा, सीमित रहेगा ये। तो 1959 के बाद ये काम अलाउड है। लेकिन इतनी कम गतिविधियों के बावजूद इस क्षेत्र के कुछ हिस्से अपशिष्ट पदार्थ जैसे तेल के रिसाव के दबाव में अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ लिख दिया गया है गलती से। इतनी कम गतिविधि है, सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए जा रहे हैं, मत्स्य आखेट करने के लिए जा रहे हैं, पर्यटन के लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अपशिष्ट जो पदार्थ है, जो वेस्ट जो चीजें हैं,
उस जैसे तेल के रिसाव के दबाव में अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं, तो तेल के रिसाव के कारण वहां की जो गुणवत्ता है वो खो रहे हैं, अपनी जो क्वालिटी है वो खो रहे हैं। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। देखिए, साझी का मतलब एक कॉमन है, ठीक है, और पर जिम्मेदारी अलग अलग है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बहुत बार देता हूं ऐसा उदाहरण, ठीक है ना, और वो उदाहरण ऐसा है कि बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई कार्यक्रम है, कोई फंक्शन है आपके घर में, शादी का मान लीजिए या और कोई कार्यक्रम है। अब जैसे मान लेते हैं अपन लोग कि घर में 3 बच्चे हैं एक पिता के, और उनके घर में कोई शादी का, उनकी बहन की शादी का फंक्शन है। तो अब क्या करा गया है, साझी जिम्मेदारी तो ये है कि साहब बहन की शादी बिल्कुल धूमधाम तरीके से होनी चाहिए, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, एक नंबर शादी होनी चाहिए। ये साझी जिम्मेदारी है हम सबकी। अलग अलग जिम्मेदारी क्या करा पिताजी ने बोला, देख बेटा, टेंट वाले का सारा काम तेरे पास। टेंट वाले को बोला, भैया इधर आओ। हाँ बोले साहब, कोई भी बात करनी इस व्यक्ति से करना, टेंट की सारी बात ये करेगा आपसे। बोला ठीक है, जाओ बेटा। हाँ भाई तू इधर आ बेटा, देख हलवाई का सारा तेरे पास है, हलवाई का तेरे पास, जा हलवाई वाले इधर आओ बेटा। रिश्तेदार कहाँ रुकेगा, कहाँ रहेगा, किसकी सुविधा कहाँ होगी, कैसे होगी, सारी जिम्मेदारी तेरी, जा। और तुम तीनों को कहीं समस्या हो तो मेरे पास आ जाना, मैं बैठा हूं। तो साझी तो ये है कि साहब दीदी की, बहन की शादी अच्छे से होनी चाहिए, पर अलग अलग जिम्मेदारी तेरी टेंट की, तेरी हलवाई की, और तेरी रिश्तेदारों को रोकने की, लाने की, ले जाने की, उनका ध्यान रखने की, ये तेरी जिम्मेदारी। तो इस प्रकार से एक ही काम को लेकर करके अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी को लेकर करके हमारी जो साझी संपदा है, हमारा साझी जिम्मेदारी, हमारी कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेटा, कि हम हमारे पर्यावरण को, हम हमारे प्राणों को सुरक्षित करें, हम इन्वायरमेंट को बचाएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। पर अब इसमें भी अलग अलग जिम्मेदारी कैसे है। विकसित देशों को बोला गया कि साहब आपने ज्यादा नुकसान करा है तो अब आप थोड़ा कम करिए, बिल्कुल कम कर दीजिए, आप तो ना के बराबर। और जो विकासशील देश है उनको बोला कि देखो भाई, हम मानते हैं आपको आर्थिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना, करिए, पर थोड़ा बहुत पर्यावरण को भी ध्यान में रखिएगा, टिकाऊ विकास आप करिए, सतत पोषणीय विकास वाला आप करिए। तो अलग अलग जिम्मेदारियां दोनों की है, विकसित देशों की भी और विकासशील देशों की भी। पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है। तो पर्यावरण को लेकर अगर हम देखें तो उत्तरी और जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं उनके रवैये में अंतर है, दोनों के रवैये में अंतर है। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। अब जो विकसित देश है, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो तो क्या चाहते हैं कि पर्यावरण के मसले को जैसी कंडीशन में आज पर्यावरण है ना, उसी के हिसाब से सब कुछ चले। तो आज जो पर्यावरण की स्थिति है वो बेकार है, और बेकार है तो इसलिए जरूरत क्या है कि उसमें सुधार, उसको बेहतर बनाया जाए। और सुधार करने का काम किसका है, बोले सबका, एक का नहीं है, सब मिलकर के सुधार करेंगे, सब मिलकर करके हम हमारे पर्यावरण को, इसको बेहतर बनाएंगे। तो ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो, इक्वल हो, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि अगर पर्यावरण खराब हो चुका है तो अब इसको सुधारने की जिम्मेदारी सबकी है, इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबकी, सब मिलकर के सब बराबरी में इसको सुधारें, इंप्रूव करें। दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतः विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा। अब जो विकासशील देश है वो ये कहते हैं कि भैया अगर ज्यादा जो नुकसान पहुंचा है ना अभी तक हमारे पर्यावरण को, वो पहुंचा है इन यूरोप के देशों ने, पहुंचाया है अमेरिका जैसे बड़े देशों ने, औद्योगिक वाले जो देश है, विकसित देश, इन्होंने पहुंचाया, क्योंकि इन्होंने अपने बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर लिए, उनमें से खूब धुआं निकला, उन्होंने खूब जो है वेस्ट जो है पानी में जाने दिया, पानी खराब कर दिया और खराब कर दिया, जंगलों को काटा, ये सब कुछ करा। किसने करा, बोले इन लोगों ने करा। तो अब भी अगर पर्यावरण की जो स्थिति है किसके कारण है, बोले इन लोगों के कारण है, विकसित देशों के कारण है। और भरपाई करे तो बोले ये लोग करें भरपाई ज्यादा, हम लोग क्यों करें, और हमने तो अभी तक विकास ही नहीं करा है। आज ये तो इंडस्ट्री बना करके बैठे हैं, इनकी जीडीपी अच्छी ग्रोथ पे पहुंच चुकी है, सब कुछ पहुंच चुका है, और कल को ये लोग तो कहेंगे कि अब आप विकास बंद करो, अब आप इंडस्ट्री मत लगाओ, तो मतलब हम विकासशील देश विकासशील ही बन करके रह जाए। वाई? तो इसलिए हमारे लिए जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो सामाजिक और आर्थिक विकास रहेगा। ये तर्क किसका, ये विकासशील देशों का तर्क है, और उनका कहना है कि अगर नुकसान किसी ने ज्यादा किया तो वो भरपाई ज्यादा करे। इसलिए साझी है परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है और हमारी कम जिम्मेदारी। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई भी जिम्मेदारी में ज्यादा उठानी चाहिए ना। अगर नुकसान ज्यादा पहुंचाया है, पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को ज्यादा हार्म किया, ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो उस नुकसान की भरपाई में जिम्मेदारी भी ज्यादा उठानी चाहिए विकसित देशों को। ऐसा किसका मानना है, ये मानना है विकासशील देशों का, डेवलपिंग कंट्रीज का।
इसके अलावा विकासशील देश अब भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जरूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। इसके अलावा विकासशील देश अब भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो इसलिए जरूरत है कि उन पर अब भी इस प्रकार के कोई प्रतिबंध, इस प्रकार की कोई रोक टोक ना लगे, क्योंकि अब भी हम एक प्रकार से उस स्तर को छू लें, उस स्तर पे पहुंच जाए जहां पर हमारा अच्छा खासा सामाजिक आर्थिक विकास हो जाए। हाँ, फिर प्रतिबंध हम पर भी लगा दी जाए, मतलब विकासशील देशों पर भी लगा दी जाए, पर जब तक नहीं, जब तक हम उस एक सामाजिक आर्थिक विकास अचीव ना कर लें। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये बात कही गई कि अगर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण को लेकर के कोई कानून बनता है, कानूनों का निर्माण होता है, उसके प्रयोग की बात हो या उसकी व्याख्या की, वो कैसे लागू होगा क्या नहीं होगा, इन सब को लेकर के विकासशील देशों की जो विशिष्ट जरूरतें हैं, जो स्पेशल बातें हैं, उसको ध्यान रखा जाए। और विशिष्ट जरूरत क्या है कि हमारा सामाजिक आर्थिक विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक विकास हो, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर है और रहेगा। सन 1992 में 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया और इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत कहा गया। तो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में यह मान लिया गया कि हाँ भाई बात तो सही है, जिसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो ज्यादा भरपाई करे और जिसने कम नुकसान पहुंचाया वो कम भरपाई करे, और इसीलिए इसको साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत नाम दिया गया कि हम सबकी सेम जिम्मेदारी है, कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट जिम्मेदारियों का जो स्तर होगा, लेवल होगा, वो कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां नाम दिया गया है। पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग अलग है। अपक्षय का मतलब क्या होता है? गिरावट आ जाना, ठीक है। तो ये जो विश्वव्यापी हमारे इसमें गिरावट आई, डिप्लेशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खराब हुआ है, उसमें गुणवत्ता में गिरावट आई है, ठीक है ना, गुणवत्ता में जो गिरावट आई है, तो उसमें योगदान अलग अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होगी। मतलब सीधी सी बात यही कि अगर पर्यावरण का जो नुकसान हुआ है उसमें अगर अलग अलग है, मतलब किसी ने ज्यादा नुकसान करा है, किसी ने कम नुकसान करा है, तो अब वहां पे जिम्मेदारियां भी अलग अलग होंगी, किसी की ज्यादा जिम्मेदारी, किसी की कम जिम्मेदारी। जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC 1992 में भी कहा गया है कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। तो 1992 1992 के यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज की जो संधि हुई उसमें भी यह बात कही गई कि हर देश अपनी क्षमता के अनुसार, उनकी जितनी क्षमता है और उन्होंने जितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाएंगे और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास करेंगे। मतलब यहां पे सीधी सी बात यह कही गई कि हर देश अपने स्तर पर अपने अनुसार पर्यावरण की सुरक्षा करे, पर्यावरण को बचाए, क्योंकि ये पर्यावरण हमारे सबके प्राण है, हमारी सबकी जान है। ये सेफ रहेंगे, ये अच्छा रहेगा तो सबको ही फायदा होगा। अपनी क्षमता के अनुसार कर लीजिए, किसी ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो उस चीज को समझिए कि हम बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच चुके हैं, इसलिए अब हम थोड़ा ज्यादा त्याग कर दें, हम ज्यादा त्याग कर दें, कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं क्योंकि हमारी स्थिति कंडीशन आ चुकी है। और जो विकासशील देश है वो विकास करे, नो डाउट, पर वो भी इस बात को ध्यान रखे कि नहीं साहब हम पर्यावरण को थोड़ा ध्यान रखेंगे और उसी हिसाब से विकास करेंगे, ठीक है ना। इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। तो इस नियमाचार पे UNFCCC पे जिन्होंने साइन करा है उन्होंने इस बात को मान लिया कि ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन हो रहा है, मतलब ग्रीन हाउस गैसें ज्यादा निकल रही है, वो कहां से निकल रही है, वो विकसित देशों से निकल रही है। मतलब सबसे ज्यादा जो अगर ग्रीन हाउस गैसेज, और वह ग्रीन हाउस गैसेज जिससे ओजोन को खतरा हो रहा है, ओजोन की परत में छेद हो रहा है, और ओजोन की परत में छेद मतलब जब अंटार्कटिका के वहां पर ओजोन की परत में छेद हुआ था 1980 के दशक के मध्य में, तभी तो आंखें खुली, अरे बाबा रे बाबा पर्यावरण को बचाना है, आओ मीटिंग करते मीटिंग हुई है, ठीक है। 1987 में आर कॉमन फ्यूचर शीर्षक निकला, 92 में रियो सम्मेलन हुआ है, UNFCCC के जो है संधियां हो रही है और हो रहा है, तो उसी से आंख खुली है। तो यहाँ पर अब इन ग्रीन हाउस गैसेज से उसी ओजोन परत को खतरा हो रहा है, तो भाई बचाने की आवश्यकता आ जाती है। तो बोले ये ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा निकल रही है तो इन विकसित देशों से ही निकल रही है।
ये बात भी मानी गई कि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है, और ये बात भी स्वीकार करी गई कि विकासशील देशों में जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है, मतलब हर व्यक्ति के हिसाब से देखें उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है, मतलब विकसित देशों में ज्यादा है। इस कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है अभी अपन पढ़ेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में 1997 में हुआ है। क्योटो क्या है? क्योटो जगह का नाम है, कहां पर है? जापान में है। और जापान में ये प्रोटोकॉल एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक संधि सी है सभी देशों के बीच में संधि सी है, और इसमें ये कहा गया कि हर देश प्रयास करेगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसका उत्सर्जन कम हो, उसको कम करा जाए। और इसी क्योटो प्रोटोकॉल पे भारत सरकार ने 2002 में आकर करके इस पे हस्ताक्षर करके 2002 में इस पे साइन भारत सरकार ने कर दिए थे। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, और इसके अंतर्गत इसके तहत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन हो रहा है, मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही है उसको कम करने का लक्ष्य निर्धारित करा गया कि साहब उनको कम करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज जो ज्यादा निकल रही है उसको कम करेंगे, ये लक्ष्य निर्धारित किए गए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग में इनकी कोई ना कोई भूमिका जरूर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गए, इन सबको माना जाता है कि वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग में इनकी कोई ना कोई भूमिका। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाना। जैसे जब हमें बुखार होते हैं तो हमारा शरीर का तापमान बढ़ जाता है और हमारा शरीर तपने लग जाता है, आग की तरह जलने लग जाता है, उसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है वो भी, इसका भी तापमान बढ़ जाता है, वो भी बिल्कुल तपने लग जाती है, और उसी के बाद हमें जलवायु में परिवर्तन, क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैसेज ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? ग्रीन हाउस गैसेज पहुंचा रही है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये सब आ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है और धरती के जीवन के लिए बात बड़ी प्रलयंकारी साबित होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में क्या होता है? विश्व का तापमान जो है वो बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये बड़ी ही प्रलय वाली घटना होती है, मतलब बड़ा ही नुकसान, बड़ा ही दुख पहुंचाने वाली घटना है। जापान के क्योटो में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांत तो तय किए गए थे, और सिद्धांत की इस रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए थे। क्योटो प्रोटोकॉल पर इन्हीं सिद्धांतों के आलोक में सहमति बनी। तो जापान के क्योटो में 1997 में ये प्रोटोकॉल हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा। 1992 में इसके लिए कुछ सिद्धांत तैयार करे गए थे, और फिर बाद में ये जो UNFCCC में जो सिद्धांत तैयार हुए हैं कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही क्योटो प्रोटोकॉल को बनाया गया था, और फिर बाद में लोगों ने इस पे, मतलब देशों ने इस पे हस्ताक्षर करे हैं क्योटो प्रोटोकॉल पे। साझी संपदा का अर्थ होता है ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो। इसके पीछे मूल तर्क यह है कि ऐसी संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर और रखरखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होंगे और समान उत्तरदायित्व निभाने होंगे। तो साझी संपदा का अर्थ क्या है? जिस पर प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो, मतलब उस समुदाय का जो प्रत्येक सदस्य है सबका स्वामित्व, सभी उसी के मालिक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में उदाहरण के तौर पर बताया कि एक पिता के दो बच्चे हैं, तो जो पिता के पास उस पर दोनों का अधिकार है। एक कॉलोनी में अगर कहीं कुआं है, एक गांव में, तो उस पर सभी का अधिकार है, तो वो सभी प्रत्येक सदस्य का उस पर अधिकार हो, वो क्या कहलाती है? साझी संपदा कहलाती है। जैसे कि कोई संसाधन की प्रकृति हो गई, उसके उपयोग का स्तर, उसके रख रखाव, इन सब का क्या है? सबका समान उसके अधिकार रहेंगे और समान उत्तरदायित्व भी रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, वहां गोकुलधाम सोसाइटी थी। अब उसमें वहां रहने का सबको अधिकार है, वहां जो फैसिलिटीज होंगी उसका भी सबको अधिकार है, ठीक है। पर जैसे आपने देखा होगा तो मेंटेनेंस भरा जाता था हर महीने, जो भी भरा जाता होगा वो मेंटेनेंस देना, वो क्या था कि साहब यहाँ कोई छोटी टूट फूट हो जाए या और कोई कुछ हो, उसके लिए पैसा लगता है, तो वो हम सब मिल करके देंगे। मतलब अपना उत्तरदायित्व भी निभा रहे हैं और अपने अधिकार है वो भी अपने ले रहे हैं। ओके, तो वह साझी संपदा है। निजीकरण, गहनतर खेती, आबादी की वृद्धि और पारिस्थितिक तंत्र की गिरावट समेत कई कारणों से पूरी दुनिया में साझी संपदा का आकार घट रहा है, उसकी गुणवत्ता और गरीबों को उसकी उपलब्धता कम हो रही है। निजीकरण मतलब अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है लगातार, गहनतर खेती मतलब ज्यादा खेती हो रही है, आबादी की वृद्धि हो रही है, पारिस्थितिक तंत्र में गिरावट आ रही है, इन सभी कारणों के कारण जो साझी संपदा है उसका आकार घट रहा है, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी कम हो रही है, और गरीबों की उसकी उपलब्धता कम हो रही है, मतलब गरीबों को वो कम मिल पा रही है। राजकीय स्वामित्व वाली वन्य भूमि में पावन माने जाने वाले वन प्रांत के वास्तविक प्रबंधन की पुरानी व्यवस्था साझी संपदा के रखरखाव और उपभोग का ठीक ठाक उदाहरण है। राजकीय स्वामित्व मतलब जिनकी मालिक सरकार है,
ठीक है। जिन वन भूमि की मालिक सरकार है या जिनको पावन मानने वाले, जैसे वन प्रांतर है, जैसे अपन किसी जंगल को, किसी वन को पावन मानते हैं, किसी पेड़ पौधे को पावन मानते हैं, तो उनकी पूरी प्रबंधन करना, ये सब कुछ करना, ये पुरानी साझी संपदा के रख रखाव है और इसका ठीक ठाक उदाहरण है। मतलब जैसे पहले के समय में पूरे जंगल है उसको इसी प्रकार से सुरक्षित रखा जाता था, सब ये पेड़ है पवित्र है, ये वाली स्थान जो है वो पवित्र है, इसको सेफ रखना है, बचा के रखना है, इस प्रकार से। दक्षिण भारत के वन प्रदेशों में विद्यमान पावन वन प्रांतों का प्रबंधन क्रमानुसार ग्रामीण समुदाय करता है। तो दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे जो वन प्रदेश हैं, ऐसे स्थान जहाँ पे वन है, उनमें जो पावन वन प्रांत है, जो ऐसे इलाके जहाँ पे पावन वन है, ऐसे जंगलों को जिनको पावन पवित्र माना जाता है, उनका परंपरा अनुसार ग्रामीण समुदाय जो है वही क्या करता है, प्रबंधन करता है। ग्रामीण समुदाय ही क्या करता है, उनको मैनेज करता है। वहां पे और किसी का कंट्रोल नहीं, उन्हीं का कंट्रोल है, वही संभालेंगे, वही देखेंगे कौन सा पेड़ काटना है, कौन सा नहीं काटना, कब कटेगा, कब कौन सा लगाना है, ये सब कुछ। चलिए अब बात करते हैं भारत के पावन वन प्रांत। तो देखिए हमारे भारत की संस्कृति में पेड़ पौधों को बड़ा महत्व दिया गया, और वो इसलिए भी दिया गया कि साहब उनको पता था कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी बड़ी अहमियत है, बड़ी महत्वपूर्ण है और इनको बचाया जाना चाहिए। और जनरली क्या होता है, देखो बच्चों, जब तक लोगों में डर नहीं डाला जाता ना, तब तक लोग काम नहीं करते। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, जो मम्मी होती है ना, मम्मी बच्चे को डराती है, बेटा दूध पी ले नहीं तो भूत आ जाएगा, नहीं तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता ना जाना कुछ भी नहीं है, पर वो दूध पिलाने की बात है। इसी प्रकार से जब कहा जाता है कि नहीं साहब इस पेड़ को मत काटना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वो इसलिए है कि साहब आप पेड़ को बचाए रखो, और बचाए रखोगे ना तो इससे जो फायदे हो रहे हैं ना, उन फायदों को हम लोग लेते रहेंगे। और उनको पता था पुराने लोगों को कि साहब ये जो पर्यावरण है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये हमारे प्राण है, हमारी जिंदगी है साहब, इनको हम नहीं काट सकते। तो इसलिए करना क्या है कि उनको पवित्र बना दो। तो पवित्र बना दोगे तो लोग उसको बचा के रखेंगे ही रखेंगे। लोगों का भावनाएं जो है ना, वो भावनाएं जोड़ दो, अटैचमेंट उसके साथ जोड़ दो कि नहीं साहब हमारे पेड़ पौधे, अरे हमारे उस पर बहुत जरूरी है, हमें रखना है इसको। तो पावन वन प्रांतर है, आइए देखते हैं। भारत में विद्यमान पावन वन प्रांतर इस चलन के सुंदर उदाहरण है। इस प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए साझी संपदा की अगर आप बात करें तो ये भारत के पावन वन प्रांतर सबसे बढ़िया उदाहरण है। किस प्रकार से पेड़ों को बचाया जाना चाहिए उसका सबसे बेस्ट उदाहरण हमारे भारत के ये पावन वन प्रांतर है। तो इस प्रथा के अनुसार वनों के कुछ जो हिस्से हैं उनको काटा नहीं जाता है। इन स्थानों पर देवता अथवा किसी पुण्यात्मा का वास माना जाता है, इन्हें ही पावन वन प्रांत या देव स्थान कहा जाता है। तो लोगों का ऐसा माना जाता है कि वहां पे जो पुण्य आत्मा है उसका वास होता है, देवता का स्थान वो है, इसलिए इसको देव स्थान या पावन वन प्रांतर कहा जाता है। इन देव स्थानों को राजस्थान में वानी, केंकड़ी और ओरान, झारखंड में जहेरा थान, सरना, मेघालय में लिंगदोह, केरल में काओ, उत्तराखंड में थान या देवभूमि और महाराष्ट्र में देव रहतीस आदि सैकड़ों नामों से जाना जाता है। तो देखिए अब आप ये खुद सोचिए कि हर राज्य में कहीं ना कहीं अलग अलग नामों से इसको जाना जा रहा है। मतलब हर राज्य में कहीं ना कहीं पावन वन प्रांतर का कल्चर रहा है। मतलब हर राज्य में लोग पेड़ों को बचाना, संरक्षित करना जानते हैं, उनको बचाने की इच्छुक जो है वो लोगों ने रख रखा है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े साहित्य में देव स्थान के महत्व को अब स्वीकार किया जा रहा है और इसे समुदाय आधारित संसाधन प्रबंधन के रूप में देखा जा रहा है। तो पर्यावरण से जुड़े संरक्षण से जुड़े साहित्य में देव स्थान की जो महत्व है उसको स्वीकार किया जा रहा है। तो ये जो देव स्थान की जो टेक्निक है, इस टेक्निक के थ्रू, इस प्रथा के थ्रू, इस तरीके से जो पेड़ पौधों को बचाया जा रहा है इसको स्वीकार किया जा रहा है। और इसको क्या नाम दे दिया गया, नया नाम दे दिया गया, समुदाय आधारित संसाधन प्रबंधन। मतलब क्या है कि पूरा समुदाय क्या करे, संसाधन का बचाए, उसका प्रबंधन करे, उसको सेफ रखे, उसको प्रोटेक्ट रखे। देव स्थान को हम ऐसी व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं जिसके अंतर्गत पुराने समाज प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बना रहता है। तो देव स्थान को हम ऐसी व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं जहां पर जो पुराने समाज है वो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, उनका पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बना रहे इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। देखिए मतलब अगर कोई वन है या कोई जंगल है, ऐसा नहीं कि वहां की चीजों का इस्तेमाल लोग नहीं करेंगे, वो करेंगे, 100% करेंगे, पर वो इसी लेवल पे करते हैं कि जिससे कि जो बैलेंस है ना, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो ना बिगड़े। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि सब कुछ क्या कर दो, सारा वन, सारे जंगल जो है वो खत्म कर दो, हमारी जो सारी सुख सुविधा है ना वो पूरी होनी चाहिए, हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। वो ये देखते हैं कि सिर्फ आवश्यकता पूरी हो, पर जो पेड़ है, ये जंगल है, ये बचे रहने चाहिए, ये हमारा जीवन है, यही हमारे प्राण है। कुछ अनुसंधानकर्ताओं का विश्वास है कि देव स्थान की मान्यता से जैव विविधता और पारिस्थितिक संरक्षण में
नहीं, सांस्कृतिक वैविध्य को भी कायम रखने में मदद मिल सकती है। देखिए, अब कुछ जो अनुसंधान करता है, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनका ये मानना है कि देवस्थान की ये जो टेक्निक है, इस प्रकार से जैव विविधता तो बचेगी, बिल्कुल सही बात है, मतलब पेड़ पौधे बचेंगे, वहां के जीव जो है वो बचेंगे, पारिस्थितिकी संरक्षण भी होगा, मतलब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बेस्ट है, ये तो है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक वैविध्य को भी कायम रखना, सांस्कृतिक वैविध्य मतलब सांस्कृतिक विविधता है वो भी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जंगलों में काफी लोग रहते हैं, उन लोगों की पूरा का पूरा जो कल्चर है, पूरी की पूरी संस्कृति है, वो जंगलों पर ही टिकी हुई है, उनकी आजीविका जंगलों पर टिकी हुई है। वो मानते हैं, भगवान मानते हैं, पेड़ पौधों को भगवान मानते हैं, सूर्य को भगवान मानते हैं, जल को भगवान मानते हैं, सब कुछ उसी को, पूरी जो कल्चर है, पूरा संस्कृति उनका वहीं टिका हुआ है। तो अगर हम जंगलों को बचाते हैं, वनों को बचाते हैं, तो जैव विविधता तो हम लोग कर ही रहे हैं, पर्यावरण को संरक्षण कर ही रहे हैं, हम सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा दे रहे हैं, ये कुछ ऐसे अनुसंधानकर्ताओं का मानना है। देवस्थान की व्यवस्था वन संरक्षण के विभिन्न तौर तरीकों से संपन्न है और इस व्यवस्था की विशेषताएं साझी संपदा के संरक्षण की व्यवस्था से मिलती जुलती है। तो देवस्थान की जो व्यवस्था है, वन संरक्षण, वनों को बचाने के विभिन्न तौर तरीकों से संपन्न है, तो अलग अलग तरीकों से वनों को बचाने की जो तरीका है वो देवस्थान की व्यवस्था है। इस व्यवस्था की विशेषता साझी संपदा के संरक्षण की व्यवस्थाओं से मिलती जुलती है। मतलब अब जो साझी संपदा को संरक्षण करने की, बचाने की जो बात हो रही है, वो बिल्कुल क्लियर होगी, वो बिल्कुल इक्वल होगी। तो साझी संपदा के संरक्षण की व्यवस्था से मिलती जुलती है। तो जैसे हमारी जो देवस्थान की व्यवस्था है, वैसे साझी संपदा की जो अव्यवस्था हो रही है उससे मिलती जुलती है। मतलब जैसा हम हजारों सालों से कर रहे थे, अब वो लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं साहब, साझी संपदा है, इस प्रकार से बचाया जाए, समुदाय आधारित हो ये। तो अरे भाई पागलो, हम लोग और क्या कह रहे थे, हम तो हजारों सालों से यही कह रहे थे कि पेड़ों को बचाओ, पेड़ों को रखो, ये वाला पेड़ बहुत ऑक्सीजन देता है इसलिए हम इसको सेफ रखते हैं, ऐसा रखते हैं। तो मानना ही पड़ा ना, भारत को ऐसे विश्व गुरु थोड़ी कहा गया है। देखिए, भारत जो विश्व गुरु है ना, इसका मतलब, गुरु का मतलब क्या होता है कि अंधकार को दूर करने वाला, ठीक है ना, वो गुरु कहलाता है। तो भारत विश्व का गुरु क्यों है? क्योंकि सच्चाई का जो रास्ता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का जो रास्ता है ना, वो भारत ही दिखाता है, ठीक है ना। भारत की देखो, अब आज सारी बातें, और देखो, और पेड़ों को बचाना, अरे हाँ बचाना था, भारत तो बोल रहा था, बहुत सालों से बोल रहा था, ये काम करना था, और भारत तो हजारों सालों से बोल रहा था, बोल ही रहा भारत, आज का थोड़ी बोल रहा है। देवस्थान के प्रबंधन में एक कठिन समस्या तब आती है जब ऐसे स्थान का कानूनी स्वामित्व एक के पास और व्यवहारिक नियंत्रण किसी और दूसरे के हाथ में हो, यानी कानूनी स्वामित्व राज्य का और व्यवहारिक नियंत्रण समुदाय के हाथ में हो। देखो, देवस्थान जो है, इनके प्रबंधन में, इनके मैनेजमेंट में समस्या तब आती है जब कानूनी रूप से तो कंट्रोल किसका है, सरकार का है, राज्य का है, पर व्यवहारिक रूप में सच में उनको कंट्रोल जो करता है वो समुदाय करता है, वहां के लोग करते हैं, वो उनको बचा करके रखते हैं और वहां की देख रेख पूरी करते हैं। क्योंकि कानूनी रूप से तो देश की जो भी संपदा है वो पहले राष्ट्रीय संसाधन है, मतलब वो सरकार के कंट्रोल में है, तो उस प्रकार से तो वो पहले सरकार के हुए, और बाकी व्यवहारिक रूप से अगर वहां पे कोई नियंत्रण कर रहा है तो वो समुदाय कर रहा है। इन दोनों के नीतिगत मानक अलग अलग है और देवस्थान के उपयोग के उद्देश्यों में भी इनके बीच कोई मेल नहीं है। तो इनके जो नीतिगत मानक है, मतलब इनका जो स्टैंडर्ड है, दोनों के अलग अलग है। राज्य सरकार, जो सरकार है वो कुछ और सोचती है और जो समुदाय है वो कुछ और सोचता है, और इनका उपयोग का उद्देश्य है वो भी अलग अलग है। सरकार चाहती हो कि यहाँ से हम ये उपयोग कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, पर वहां के लोग चाहते हैं नहीं साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग उद्देश्य है और अलग अलग ही उनके मानक है, स्टैंडर्ड है। चलिए, अब आ जाइए पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष, ठीक है। तो अब अपन लोग जानते हैं कि पर्यावरण के मसले पर भारत का क्या पक्ष है, भारत क्या सोचता है पर्यावरण के मामले को लेकर करके, वो देखते हैं। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और इसका अनुमोदन किया। तो 2002 में भारत सरकार ने उस क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए थे जो 1997 में 1997 में हुआ था, और उसको माना और उस पर अमल करना शुरू किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। तो भारत, चीन और अन्य विकासशील देश है, उनको क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ छूट दी गई, क्योंकि इन देशों का इतना ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में इतना बड़ा योगदान नहीं था, इतना आप कहे कि कॉन्ट्रीब्यूशन इनका नहीं था। औद्योगिकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कहा जाता है कि अगर आज पूरे विश्व में ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये वैश्विक तापवृद्धि अगर है, ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कौन है? औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ये बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री या फैक्ट्रियां लगी है, इसी के कारण क्या हुआ है, पूरा पर्यावरण जो हमारा है वो प्रदूषित हुआ है। इसी के कारण ग्रीन हाउस गैसेस का
जन्म हुआ है। और इसी के कारण ये वैश्विक तापवृद्धि और बाकी पर्यावरणीय जितनी भी समस्याएं देखने को मिलती है उनका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कौन है? इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है। 2005 के जून में ग्रुप 8 G8, जैसे G20 की मीटिंग हुई थी ना अभी भारत में 20 देशों के समूह की, वैसे ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई। इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र है। तो G8 की जो मीटिंग हुई थी जून 2005 में, भारत ने उसमें भी ये ध्यान दिलाया कि साहब विकासशील देशों की जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की जो मात्रा है वो नाम मात्र है, मतलब ना के बराबर है। हम जितने भी विकासशील देश है वो नाम मात्र ही उत्सर्जन कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस का। ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस तो किसने उत्सर्जित कर रखी है? इन औद्योगिक देशों ने, इन विकसित देशों ने कर रखी। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की है, क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया है। तो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों को लेकर के भारत सरकार का मानना है कि बिल्कुल सही है। और अगर ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने की अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है तो वो विकसित देशों की है, क्योंकि इन्होंने अभी तक काफी लंबे समय तक इन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करा है, उसका एमिशन करा है, तो इसलिए उसको कंट्रोल करेगी, कम करेगी तो भी पहले विकसित देश ही करेंगे। इसमें जोर देकर कहा गया है कि विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक और सामाजिक विकास की है। तो यह बात कही गई है विकासशील देशों के द्वारा कि विकासशील देशों की पहली, फर्स्ट और अपरिहार्य, द मोस्ट इंपोर्टेंट, जो सबसे इंपोर्टेंट प्राथमिकता है, सबसे जिसको हम सबसे पहले काम करेंगे वो है आर्थिक और सामाजिक विकास। हमें इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करना है, हमें हमारे देश के लोगों का जीवन स्तर सुधारना है, हमें हमारे देश के लोगों को गरीबी के मकड़जाल से बाहर निकालना है जिसमें हमें ये यूरोपीय देश फंसा के करके गए हैं, वैसा विकासशील देशों का कहना है। तो बोले हमारे लिए अगर सबसे पहली प्राथमिकता, अगर हमें सबसे पहले कुछ करना है तो आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। हाँ, हम ये जरूर सोच सकते हैं कि जब हम आर्थिक और सामाजिक विकास करेंगे तब हम लोग पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, हम सतत पोषणीय विकास को ध्यान में रख करके काम करेंगे, हम टिकाऊ विकास को रख करके ध्यान में रखेंगे। परंतु सबसे पहले अगर हमारे लिए कोई सबसे बड़ा काम है तो वो है आर्थिक और सामाजिक विकास करना। पर्यावरण की बात है, ये इन लोगों ने पहले ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसकी भरपाई करें और फिर हम विकास करने के बाद सोचेंगे। हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के इस नियमाचार UNFCCC के अंतर्गत चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिक होते देश जैसे ब्राजील, चीन और भारत नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें। तो अब क्या है कि जो बाकी देश भैया, उनको भैया ये जलन हो गई कि अरे यार भारत, चीन, इनको तो फ्री छोड़ दिया, उत्सर्जन के लिए रोक नहीं लगाई। तो उन देशों ने कहा कि यार ब्राजील, चीन, भारत, ये लोग क्या है बाध्यताओं का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन पर बाध्यता लगाए जाए और जल्दी ये अर्थव्यवस्थाएं भी क्या है, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बन जाएंगी और इन लोगों को भी क्या है, ये भी ज्यादा उत्सर्जन करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा उत्सर्जन करेंगे, तो इसलिए क्या है, इनको भी बोला जाए कम करें। भारत इस बात के खिलाफ है, उसका मानना है कि यह बात इस नियमाचार की मूल भावना के विरुद्ध है। भारत पर इस तरह की बाध्यता आयत करना अनुचित भी है। देखिए, अब भारत इस बात के बिल्कुल खिलाफ है, बोले भाई कौन सी बाध्यता है, बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। और बोला अगर बाध्यताएं लगाते हो ना तो ये जो नियमाचार बनाना, ये उस नियमाचार के विरुद्ध ही है, क्योंकि नियमाचार में बोला गया है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। अगर आप लोगों ने, विकसित देशों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो ज्यादा भरपाई करी है, हम लोगों ने नुकसान पहुंचाया नहीं, हमने सामाजिक आर्थिक विकास अभी करा कहा है, हमें करने दीजिए। बिल्कुल इस बात के बोला खिलाफ है भारत। और भारत इस तरह की बाध्यता अगर आयत करता है वो अनुचित भी है। अगर भारत पर इस प्रकार की बाध्यता रोक टोक लगती है तो वो बिल्कुल अनुचित है, वो बिल्कुल गलत है। भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरणों से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है और भारत सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करती है, मतलब वहां जाती है, उन कार्यक्रमों को मानती है और देश में लागू करने का प्रयास करती है। मिसाल के लिए भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया कि भाई स्वच्छतर ईंधन CNG पर चले। और जैसे अब तो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आने लगे हैं, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का प्रयोग हो रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ कि ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा को बचाने के लिए अधिनियम, इसमें ऊर्जा के ज्यादा कारगर इस्तेमाल की पहलकदमियां की गई, तो ऊर्जा को सही प्रकार से ज्यादा सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ठीक इसी तरह 2003 के बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, इसको बढ़ावा दिया गया। हाल में
प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा है। तो प्राकृतिक गैस का आयात, नेचुरल गैस को इंपोर्ट करा गया है, स्वच्छ कोयला जो है उसका उपयोग करा गया है, इन पर सरकार बड़ा काम कर रही है। इससे पता चलता है कि भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है। तो इन चीजों से हमें देख करके लगता है कि भारत सरकार और भारत पूरा देश जो है क्या कर रहा है, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए बिल्कुल ठोस कदम उठा रहा है और मजबूती से काम कर रहा है। इसलिए दुनिया में अगर कोई देश बोले कि भारत पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है तो भारत सीना ठोक करके उनको जवाब देता है, कहता है कि अगर पर्यावरण को बर्बाद करने की शुरुआत करी है तो वो आप लोगों ने करी है, आप लोगों ने ही पर्यावरण को बर्बाद करा है। हम वो देश हैं जिसने पर्यावरण को बचाने की मिसाल दी है, हम वो देश हैं जिसने दुनिया में शांति के मैसेज दिए हैं। तो हमें मत बताइए कि पर्यावरण हम नुकसान पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं। और हमने पर्यावरण को आज भी बचाने का प्रयास करते हैं। हमारी उत्सर्जन कम है, उसके बावजूद भी हम प्रयास करते हैं कि हम और कम करें, पर हमारा सामाजिक और आर्थिक विकास पहली प्राथमिकता थी, है और रहेगी। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है। इसके अंतर्गत 2011-12 तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा और इससे 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होगा। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया। पूर्ण नवीकृत होने वाली ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। तो पूर्ण नवीकृत, वापस से रिन्यूएबल होने वाली जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसके सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है पेरिस जलवायु समझौता। भारत ने पृथ्वी सम्मेलन रियो के समझौतों को क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन 1997 में किया। इसका मुख्य निष्कर्ष यह था कि विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। तो देखिए, अब भारत ने 92 में जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उसके बाद 1997 में भारत ने उस पर वापस एक बार रिव्यू दिलाया और उन्होंने याद दिलाया कि साहब देखिए, विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नई और अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं मिली है। ये विकसित देशों को मदद करनी चाहिए, विकासशील देशों की, उनको अच्छी टेक्नोलॉजी देनी चाहिए पर्यावरण के लेकर करके, या बाकी आर्थिक और सामाजिक विकास को लेकर करके देनी चाहिए, जिससे कि हमारा देशों का जल्दी विकास हो और हम भी फिर बाद में आगे बराबर की भागीदारी निभाएं। भारत इस बात को जरूरी मानता है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराए के लिए तुरंत उपाय करें, ताकि विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। ये बात अभी मैंने कही आपको कि वित्तीय संसाधन दे, स्वच्छ जो प्रौद्योगिकी है वो अवेलेबल कराए, जिससे ये विकासशील देश जल्दी से जल्दी अपना आर्थिक और सामाजिक विकास कर सके और फिर बाद में जल्दी से जल्दी UNFCCC की जो प्रतिबद्धता है, जो डेडिकेशन है, उनके तहत काम करे और पूरा पर्यावरण को बचाने के लिए अपना डेडिकेशन दे। भारत का यह भी मानना है कि दक्षिण सार्क में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनाए, ताकि इस क्षेत्र की आवाज वजनी हो सके। तो सार्क के बारे में अपन लोग पढ़ चुके हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसमें 8 देश हैं, ठीक है, 8 देश हैं। तो ये सब अपनी एक राय रखे पर्यावरण के मुद्दों को लेकर करके, जिससे क्या हो कि जब सब अपने 7-8 देशों की, इस पूरे एरिया की एक आवाज रहेगी और अपन वैश्विक मंच पे बोलेंगे तो लगेगा सब ये 7-8 जो देश है वो एक साथ एक बात रख रहे हैं, तो हमारी बात का वजन होगा, पूरा विश्व हमारी बात को सुनेगा, हमारी बात को मानेगा। अब आ जाते हैं पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने की है। इन कार्यकर्ताओं में कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और बाकी स्थानीय स्तर पर सक्रिय है। तो अभी तक आपने ये देखा कि पर्यावरण को बचाने के लिए सरकारें क्या कर रही थी, ठीक है, सरकारें बड़े लेवल पे मीटिंगें कर रही हैं, रियो सम्मेलन हो रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल हो रहा है, भारत सरकार का क्या पक्ष है, ये सब कुछ आपने जान लिया। अब लोगों के द्वारा क्या हो रहा है वो अपन लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ता, ऐसे लोग जो पर्यावरण के प्रति बहुत एक्टिव है, बड़े जागरूक है, इन कार्यकर्ताओं ने कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया और बाकी कुछ स्थानीय स्तर पर सक्रिय होकर करके काम किया है। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में शुमार हो गया है। तो आज जो पर्यावरण आंदोलन होते हैं वो सबसे जीवंत है, मतलब सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। विविधतापूर्ण अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई बांधों के खिलाफ होता है, कोई जंगलों को काटने के खिलाफ होता है, कोई किसी चीज के खिलाफ होता है। एक बड़े सामाजिक आंदोलन आज बन चुके हैं। सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्रवाई के नए रूप जन्म लेते हैं या उन्हें खोजा जाता है। इन आंदोलनों से नए विचार निकलते हैं। अब सामाजिक चेतना के दायरे में, ठीक है, मतलब सामाजिक चेतना समाज को जगा करके उस दायरे में ही कुछ नए रास्ते निकाले जाते हैं और पर्यावरण को बचाने का काम किया जाता है। और ये जो नए विचार निकलते हैं, उन्हीं नए विचारों से हमें पता चलता है कि हम जो कर रही है सरकारें, वो सही है या गलत है, या जो हम लोग कर रहे हैं वो कितना उचित है, कितना गलत है, इन बातों पर। तो ये आंदोलन हमें एक विचार देता है। देखिए,
जब भी कहीं किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन होता है, चाहे कोई सामाजिक वर्ग के द्वारा किया जा रहा हो या और कुछ के द्वारा किया जा रहा हो, वो आंदोलन कहीं ना कहीं हमें एक मैसेज देता है, एक आइडिया देता है, ठीक है ना। उस मैसेज से, उस आइडिया से हमें ये पता लग जाता है यार ये चीज़ जो हो रही है वो ठीक है और ये चीज़ हो रही है वो गलत हो रही है। एक आइडिया हमारे दिमाग में आ जाता है। जब आइडिया आ जाता है तो फिर उस हिसाब से हम लोग आगे समाधान निकालना शुरू कर देते हैं। इन आंदोलनों ने हमें दृष्टि दी है कि व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के लिए आगे के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इन आंदोलनों से हमें पता चला व्यक्तिगत तौर पे भी, एक एक इंडिविजुअल को भी, और सामूहिक मतलब सभी लोगों को भी मिलकर के क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये इन आंदोलनों से हमें पता चला है। यहाँ कुछ उदाहरणों की चर्चा की जा रही है जिससे पता चलता है कि मौजूदा पर्यावरण आंदोलन की एक मुख्य विशेषता उनकी विविधता है। तो हम यहाँ भी कुछ जो आंदोलन है उनकी चर्चा करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो क्या है, विविधता है, डाइवर्सिटी है। सबसे बड़ी जो विशेषता है वो विविधता है, मतलब एक ही प्रकार के आंदोलन नहीं है, अलग अलग प्रकार के आंदोलन अलग अलग स्थानों पर हमें देखने को मिल रहे हैं। दक्षिणी देशों मसलन मैक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशी अफ्रीका और भारत के वन आंदोलनों पर बहुत दबाव है। तो इन देशों में आप देखेंगे तो वन आंदोलन देखने को मिल रहा है। फिर बाकी खनिज आंदोलन देखिए, खनिज उद्योग पृथ्वी में मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है। अब देखिए, दक्षिणी गोलार्ध जो है वो विकासशील देश है। अब उन विकासशील देशों में जब उदारीकरण करा गया, आयात को हटाया गया और विदेशी कंपनियों को बुलाया गया, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां आई और वहां खूब खनिज है, उन खनिजों को निकाला। अब वो खनिज जो निकल रहे हैं उससे भी हमारा जो पर्यावरण है वो भी नष्ट हो रहा है, पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है, रसायनों का भरपूर उपयोग करता है, भूमि और जलमार्गों को प्रदूषित करता है और स्थानीय जो वनस्पतियों का है विनाश भी करता है। इसके कारण जन समुदाय को विस्थापित होना पड़ता है। अब देखिए, खनिज उद्योग जो है संसाधनों को बाहर निकालता है, रसायनों का भरपूर प्रयोग करता है, केमिकल्स का खूब प्रयोग करेगा, भूमि और जलमार्ग है उसको प्रदूषित कर देगा, पॉल्यूट कर देगा, वनस्पति जो है पेड़ पौधे हैं उनका विनाश हो जाएगा और जन समुदाय है वो विस्थापित होना पड़ता है। लोगों को वहां से अपने स्थान, अपने घर बार सब छोड़ करके जाना पड़ता है। खनिज उद्योग की आलोचना और विरोध, इसका एक अच्छा उदाहरण फिलीपींस है, जहां कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया। तो खनिज उद्योगों के खिलाफ अगर आप बात करें तो फिलीपींस का एग्जांपल दिया गया है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका नाम है वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, उसके खिलाफ अभियान चलाया गया और इस कंपनी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में भी विरोध होगा। इस कंपनी का विरोध खुद उसके स्वदेश यानी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इस विरोध के पीछे परमाणुविक शक्ति के मुखालफत की भावनाएं काम कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का विरोध ऑस्ट्रेलिया आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों की पैरोकारी के कारण भी किया जाता है। ठीक है, कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि ऐसे आंदोलन में नदियों और नदी घाटियों के ज्यादा टिकाऊ तथा न्याय संगत प्रबंधन की बात उठाई जाती है। तो कुछ आंदोलन बांधों के खिलाफ भी होते हैं, जो नदियों के पे बांध बनते हैं। देखिए, अब जो बांध है ना, जो डैम्स होते हैं, उन डैम को जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, मतलब बांध कहीं ना कहीं उपयोगी भी बहुत है, बहुत सारे काम होते हैं, सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाता है, लोगों के पास घरों के लिए पानी पहुंचाया जाता है, अनेक काफी कार्य होते हैं, फैक्ट्रियों में पानी पहुंच सकता है, खूब है। ठीक है, पर ये बांधों का कहीं ना कहीं नुकसान भी है, डैम्स का जो है नुकसान भी है। उससे जो एक तो प्रवाह है, फ्लो जो है, उस पर बड़ी रोक लग जाती है, पहली बात। दूसरा, जो पानी में रहने वाले जो जीव है उनको बड़ी समस्या आती है। ठीक है ना, और भी कभी कभी बाढ़ का कारण भी बन जाते हैं। ऐसे बहुत से नुकसान हमें बांधों के कारण देखने को, और सबसे बड़ा अगर कहूं तो लोगों को बड़े स्तर पे विस्थापित होकर के जाना पड़ता है, अपने स्थान, अपनी जगह छोड़ करके जाना पड़ता है। यह भी एक बड़ा कारण है कि बांधों का विरोध किया जाता है। 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला। तो 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन चला, कहां? दक्षिणी गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलिया में चला यह आंदोलन फ्रैंकलिन नदी तथा इसके प्रवर्ती वन को बचाने का आंदोलन था, कि फ्रैंकलिन नदी को और उसके पास में जो वन है उसको बचाने के लिए चलाया गया। यह बात ध्यान देने की है कि भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समान धर्मी है, क्योंकि वे अहिंसा पर आधारित है। देखिए, तो भारत में जो भी आंदोलन हुए हो, चाहे बांध के विरोध में हुए हो, पर्यावरण को बचाने के लिए हो, किसी भी स्तर पे आधार पे हुए हो, बट वो सभी के सभी अहिंसा पर आधारित है, क्योंकि भारत के लोगों को पता है कि भारत भगवान बुद्ध की भूमि है, भारत महात्मा गांधी की भूमि है, जो कि अहिंसा का मैसेज देते हैं, नॉन वायलेंस का मैसेज देते हैं। इसलिए अहिंसा से ही हमें हमारी लड़ाई जीतनी है। अब बात करते हैं कि क्या वन निर्जन होते हैं? क्या वन निर्जन होते हैं? निर्जन का मतलब क्या है? निर्जन का मतलब है जहां पे जन नहीं रहते हैं, मतलब जहां पे लोग नहीं रहते हैं, सीधी सी बात ही है। तो क्या वन निर्जन होते हैं? तो जहां पे लोग नहीं रहेंगे वो वन निर्जन कहलाएंगे।
दक्षिणी देशों के वन निर्जन नहीं है। तो दक्षिणी देशों में अगर आप देखेंगे तो वन निर्जन नहीं है, इसका मतलब क्या है, वहां पे लोग रहते हैं। जबकि उत्तरी गोलार्ध के देशों के वन जन विहीन है, या कहे कि इन देशों में वन को निर्जन प्रांत के रूप में देखा जाता है। तो देखो दक्षिणी देशों में क्या है, निर्जन नहीं है, मतलब वहां पे जन रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं। और उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो वहां पे जंगलों में लोग नहीं रह रहे। उनके लिए तो एक ऐसा है कि यार फालतू की जगह कोई रहता तो है नहीं, काट दो और यहाँ पे ये चीज बना लो, ये कर लो, ये कर लो, इस प्रकार से। तो वो उत्तरी गोलार्ध में जो है ज्यादातर जो वन है वो क्या है, निर्जन है। इसी वजह से उत्तरी देशों में वन भूमि को निर्जन भूमि का दर्जा दिया गया है, यानी ऐसी जगह जहां लोग नहीं रहते। तो वन भूमि को कौन सी भूमि बताया गया है, निर्जन भूमि बताया गया है, मतलब जहां लोग नहीं रहते हैं। यह दृष्टिकोण मनुष्य को प्रकृति का हिस्सा नहीं मानता, बस यहां समस्या है। लोग नहीं रहते, लोग नहीं रहते तो ठीक है, फालतू काट दो, बेकार कर दो, मतलब कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, प्रकृति से, नेचर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ठीक है, अगर ऐसा होता कि हाँ साहब नहीं लोग रहते हैं, तो हाँ साहब हमारे लोग हैं, हमारा पर्यावरण, हमारी प्रकृति इस प्रकार से हमारे नेचर से कनेक्ट हो जाता है। पर अगर नहीं रहते हैं तो लोग कनेक्ट नहीं हो पाते। दूसरे शब्दों में कहे तो ये दृष्टिकोण पर्यावरण को मनुष्य से दूर की चीज मानता है, यानी एक ऐसी चीज जिसे बाग बगीचे या अभ्यारण्य में तब्दील कर मनुष्य से बचाया जाना चाहिए। तो अब ये क्या है, दूसरे शब्दों में मनुष्य को और इसको अलग अलग मानता है। मनुष्य अलग है, वन जंगल अलग है। अच्छा, जंगल में जीव या कोई रहता है तो उनको थोड़ा सा उनके लिए कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी जाए और वहां पर उनको सुरक्षित कर लिया जाए। मतलब कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन नहीं होता है, वो अटैचमेंट जो है वो नहीं होता है। दूसरी तरफ दक्षिणी देशों में पर्यावरण के अधिकांश मसले इस मान्यता पर आधारित है कि लोग वनों में भी रहते हैं। ठीक है, और दक्षिणी देशों में अगर आप देखेंगे तो उनके अधिकांश मसलों में यह कि वहां पे लोग वनों में भी रहते हैं, लोग रह रहे हैं वनों में। वनों को विजनपन का प्रतीक मानने का दृष्टिकोण ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया, उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड में हावी है। अधिकांश यूरोपीय देशों के विपरीत इन इलाकों में अविकसित निर्जन वन क्षेत्र अपेक्षाकृत ज्यादा है। तो अविकसित जो निर्जन वन क्षेत्र है वो इन इलाकों में ज्यादा है। भारत में बंगाल टाइगर को बचाने की मुहिम चल रही है, क्योंकि इनकी संख्या लुप्त होने की हद तक कम हो गई है। तो बंगाल टाइगर प्रोजेक्ट अगर चलाया गया था 1972 में, तो बंगाल टाइगर को बचाने के लिए काम हो रहा है। अफ्रीका में हाथी दांत के व्यापार और हाथियों को निर्दयतापूर्वक मारने के विरुद्ध लंबा अभियान चलाया गया। विजनपन के कुछ प्रसिद्ध संघर्ष ब्राजील और इंडोनेशिया के जंगलों में भी छिड़े हैं। तो हाथी दांत के व्यापार के लिए निर्दयतापूर्वक हाथियों को मारा जा रहा है, उसके खिलाफ काफी लंबा संघर्ष चलाया गया वहां पे। और कुछ विजनपन के कुछ प्रसिद्ध संघर्ष आपको ब्राजील और इंडोनेशिया में भी देखने को मिलेंगे। इन सभी अभियानों का ध्यान किसी खास प्रजाति को बचाने पर रहा है, साथ ही इनका जोर निर्जन वन पर्यावासों को संरक्षण देने पर है। ऐसे पर्यावासों से जंतु प्रजातियों को कायम रखने में मदद मिलती है। तो देखिए, खास प्रजाति को बचाने पर तो जोर है कि वहां पर कोई विशेष जानवर की या कोई रह रहे हैं तो उसकी प्रजाति को तो बचा नहीं है, साथ साथ क्या है उन पर्यावासों को, पर्यावासों का मतलब क्या है कि वो पूरा क्या है, जैसे उन लोगों के लिए या उन जीव जंतुओं के लिए वो घर है, वो उनका हैबिटेट है, वहां रह रहे हैं। तो अगर वो घर बचा रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो लोग भी बचे रहेंगे। ठीक है ना, पर हम जंगलों को काट देते हैं, जला देते हैं, तो वो बेचारे भाग जाते हैं, उन जानवर एक इधर उधर चले जाते हैं। तो इसलिए उनको भी बचाना है। इनमें से अनेक अभियानों की शुरुआत और वित्तीय मदद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जैसे संगठनों ने की है। ऐसे प्रयासों में स्थानीय लोगों की मदद भी ली है। तो ऐसे अभियानों को शुरुआत और वित्तीय मदद देने में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसने बड़ी मदद करी है और स्थानीय लोगों की मदद ली है। चलिए, संसाधनों की भू राजनीति। अब अपन आ जाते हैं संसाधनों की भू राजनीति, या जिसको कहा जाता है जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, रिसोर्स की जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, अब संसाधनों को लेकर के किस प्रकार से भू राजनीति है, आइए देखते हैं। किसे, क्या, कब, कहां और कैसे हासिल होता है, संसाधनों की भू राजनीति इन्हीं सवालों से जूझती है। किसे क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कहां मिलेगा, क्या मिलेगा, यही संसाधनों की भू राजनीति है। संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने ज्यादातर व्यापार, एक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा है। तो संसाधनों से जो जुड़ी भू राजनीति, भू मतलब एरिया, उसको लेकर के राजनीति, साहब इस एरिया में ये चीज बहुत है, ये संसाधन है, वहां हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारा। तो युद्ध से ले रहे हैं, ठीक है, संबंध कैसे न कैसे व्यापार के संबंध बना करके, ताकत का परिचय देकर करके ले रहे हैं। इस सोच के मूल में था कि विदेश में संसाधनों की मौजूदगी तथा समुद्री नौवहन में दक्षता। तो विदेशों में क्या है, संसाधन की मौजूदगी ज्यादा, तो वहां हमारा कंट्रोल होना चाहिए, मतलब ये देश चाहते हैं। समुद्री नौवहन स्वयं इमारती लकड़ियों पर आधारित है। तो अब जो समुद्री जो नौवहन है, समुद्र में जो जहाज वहाज है, वो इमारती लकड़ियों से बनती है। तो इमारती लकड़ियां भी कहीं से जाकर करके उन स्थानों पर जाए और वहां से हम लोग ले सकें, ऐसा इन देशों का मानना है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामरिक संसाधनों, खासकर तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्व बहुत अच्छी तरह उजागर हो गया।
पहले और दूसरे विश्व युद्ध की बात देखेंगे, खास करके जो तेल है उसकी निर्बाध आपूर्ति, मतलब बिना किसी रोक टोक के सप्लाई हो, ये बात बड़ी आवश्यक सभी देशों को लगी। पूरे शीत युद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने इन संसाधनों की सतत आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम उठाए, ठीक है, तेल के लिए और अलग अलग प्रकार के जो संसाधन हैं उनके लिए सतत आपूर्ति, मतलब लगातार क्या होती रहे, सप्लाई होती रहे, इसके लिए कई तरह के कदम उठाए। किसने? विकसित देशों ने पूरे शीत युद्ध के दौरान। इसके अंतर्गत संसाधन दोहन के इलाकों तथा समुद्री परिवहन मार्गों के इर्द गिर्द सेना की तैनाती, महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण, संसाधनों के उत्पादक देशों में मनपसंद सरकार की बहाली और बहुराष्ट्रीय निगमों और अपने हित साधक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को समर्थन देना शामिल है। तो अब इन्होंने क्या क्या काम करा है वहां पे? समुद्री परिवहन मार्गों के इर्द गिर्द सेना की तैनाती, तो जिधर से जो समुद्री मार्ग है वहां पर अपनी सेनाएं लगा दी, जिससे कि अगर कोई दूसरा देश वहां से संसाधन निकालने की कोशिश करे तो हम अटैक करें और हम ले लें। महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडार करना, इकट्ठा करें। जहां पे जिन देशों में संसाधन उत्पादक हैं देश, वहां पर अपनी मनपसंद की सरकार, मतलब ऐसे व्यक्ति को या ऐसे लोगों को वहां बिठाना जो हमारे देश के पक्ष में, जैसे अमेरिका सोचता हमारे देश के पक्ष में ऐसे व्यक्ति को वहां बिठाओ, दूसरा देश सोचता नहीं साहब हमारे देश के पक्ष में ऐसा व्यक्ति वहां सरकार में आ जाए तो वो हमें सपोर्ट करेगा, हमें सारे संसाधन दे देगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वहां सेटअप करना और ऐसे काम सारे होते हैं। पश्चिमी देशों के राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय सरोकार यह था कि संसाधनों का पहुंच अबाध रूप से बनी रहे, क्योंकि सोवियत संघ इसे खतरे में डाल सकता था। एक बड़ी चिंता यह भी थी कि खाड़ी के देशों में मौजूद तेल तथा दक्षिणी और पश्चिमी एशिया के देशों में मौजूद खनिज पर विकसित देशों का नियंत्रण बरकरार रहा है। तो पश्चिमी देशों का जो राजनीतिक चिंतन है उनका बस इतना सा मानना था कि जो संसाधन है ना वो अबाध रूप से हम तक पहुंचता रहे, क्योंकि शीत युद्ध का दौर चल रहा है तो सोवियत संघ रोक सकता है, क्योंकि सोवियत संघ में रशिया का ज्यादा हिस्सा एशिया में है, अफ्रीका जो है, एशिया अफ्रीका यही ज्यादा संसाधन संपन्न वाले देश हैं, तो यहाँ पर उसका ज्यादा कंट्रोल है। तो कल को कहीं वो हमें ना हमारे तक ना पहुंचने दे, ये बड़ी समस्या। ऐसे खनिज देशों पर भी कंट्रोल करना चाहते थे ये लोग। बहरहाल वैश्विक रणनीति में तेल लगातार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई संसाधन है तो वो कौन सा है? ऑयल है बेटा। 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही। ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जा सकने वाले ईंधन के रूप में अपरिहार्य बना रहा। तेल के साथ विपुल संपदा जुड़ी है और इसी कारण इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष छिड़ता रहा है। तो 20वीं सदी का अधिकांश समय जो है वो तेल पर निर्भर रहता है, और तेल एक ऐसा ईंधन है जहां पर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बड़ी मदद करता है। पेट्रोलियम का जो इतिहास रहा है ना, वो युद्धों का इतिहास रहा है, संघर्ष का इतिहास रहा है। पश्चिम एशिया खासकर खाड़ी क्षेत्र विश्व के कुल तेल उत्पादक का 30% मुहैया कराते हैं। तो सबसे ज्यादा देखिए खाड़ी जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये वाले जो इलाके हैं वो 30% तेल मुहैया करा रहे हैं। विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 64% हिस्सा मौजूद है। इस कारण यही एकलौता क्षेत्र है जो तेल की मांग में खास बढ़ोतरी होने पर उसकी पूर्ति कर सकता है। तो ये जो पश्चिमी एशिया खाड़ी क्षेत्र वाला है, यहाँ पे जितना भी तेल है उसका 64%, पूरी दुनिया का जितना भी तेल है उसका 64% तेल इन्हीं देशों के पास है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सऊदी अरब के पास 1/4 हिस्सा है, मतलब टोटल जितना है उसका 1/4, मतलब 25% तेल तो इन्हीं के पास है। और दुनिया में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश अगर कोई है तो सऊदी अरब है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो याद रखिएगा सऊदी अरब है। इराक का ज्ञात तेल भंडार सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? इराक। ये याद रखिएगा, पहले पे सऊदी अरब, दूसरे पे इराक। लेकिन खोजबीन अभी नहीं हुई। संभावना है कि इराक का तेल भंडार 112 अरब बैरल है। ये तो आप याद रखें तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है, पर ये याद रखिएगा कि दूसरे नंबर पे इराक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन, भारत में इस तेल की खपत होती है, लेकिन ये देश इस इलाके से बहुत दूरी पर हैं। तो इन सारी जगह पे इन तेल की ज्यादा खपत होती है, पर ये सारे देश जो हैं काफी दूर है इन इलाकों से। विश्व राजनीति के लिए पानी एक और महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है। अब देखिए तेल के बाद एक महत्वपूर्ण जो संसाधन है वो पानी है, ठीक है। तो पानी के लिए काफी स्थानों पे क्या है, पानी की कमी हो रही है। स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है। दुनिया के हर कोने में स्वच्छ जल मौजूद नहीं है। इस कारण संभावना है कि साझे जल संसाधन को लेकर पैदा मतभेद 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित हो सकता है कि जल के कारण बड़ी समस्या हमें देखने को मिले, जल के कारण किसी प्रकार का युद्ध हो जाए, जिसको हम जल युद्ध का भी नाम देते हैं। ओके, अगर आप लोगों ने क्लास 10th में एक स्टोरी पढ़ी होगी पॉलिटिकल साइंस में, बोलीविया में लोगों ने आंदोलन करा था, प्रोटेस्ट करा था, जिसको जल युद्ध के नाम से नाम दिया गया था, बोलीविया का जल युद्ध। कहानी क्या थी बच्चों? वहाँ पे
वहाँ पे ऐसा हुआ था, बोलीविया दक्षिण अमेरिका में एक छोटा सा देश है, बहुत गरीब देश है, तो वहाँ की सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को ये सौंप दिया था कि साहब आप पानी की सप्लाई आप करोगे। अब उस प्राइवेट कंपनी ने बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दी, बहुत रेट कर दी, वहाँ के लोग दे नहीं पाते थे, तो वहाँ के लोगों ने उनके खिलाफ विरोध करा। सरकार ने खूब फायरिंगें कराई, रोक टोक लगाई, पर कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली उस बहुराष्ट्रीय कंपनी से सरकार को समझौता तोड़ना पड़ा और सरकार ने फिर खुद ने सप्लाई चालू कराना शुरू करा और बहुराष्ट्रीय कंपनी को देश से बाहर निकाल दिया गया। तो जल तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, जल है तो कल है। इस जीवनदायी संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना है और इसी को इंगित करने के लिए विश्व राजनीति के कुछ विद्वानों ने जल युद्ध शब्द गढ़ा है। तो ये जो जीवनदायी संसाधन है, इससे मतलब जीवन मिल जाता है हम लोगों को, तो इस संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना, कि हिंसक संघर्ष हो सकता है, और इसी के लिए कुछ विद्वानों ने इसे जल युद्ध का नाम दिया है। इसका एक उदाहरण 1950 से 60 के दशक में इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच हुआ संघर्ष है। इनमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश की थी। तो इजराइल, सीरिया और जॉर्डन तीनों के बीच में संघर्ष हुआ, क्योंकि तीनों, जॉर्डन और यारमुक, ये दोनों नदियों के नाम है। इन दोनों नदियों से पानी का बहाव मोड़ने के, ये कोई देश कह रहा है इन्होंने मोड़ लिया पानी का बहाव, अपनी तरफ मोड़ लिया, वो कहता नहीं इन्होंने अपनी तरफ मोड़ लिया। इस प्रकार का संघर्ष चलता रहा। फिलहाल तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पे बांध के निर्माण को लेकर एक दूसरे से ठंडी हुई है। तो तुर्की, सीरिया और इराक के बीच जो फरात नदी है उस पर जो बांध बन रहा है उसको लेकर के इनके बीच में छिड़ी हुई है। बहुत से देशों के बीच नदियों का साझा है और उनके बीच सैन्य संघर्ष भी होते रहते हैं, सेना का संघर्ष भी चलता रहता है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं हमारे लास्ट और फाइनल टॉपिक पे, जो है मूलवासी, इंडिजिनियस पीपल और उनके अधिकार। मूलवासियों का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ता है। तो मूलवासियों का जो सवाल है वो पर्यावरण को, संसाधनों को, राजनीति को, सबको एक साथ जोड़ने का काम करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इनकी एक शुरुआती परिभाषा दी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मूलवासियों की परिभाषा किसने दी है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी है। कब दी है? 1982 में दी है। इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं। मतलब ऐसे लोगों का वंशज जो भाई बहुत काफी समय से उस देश में रह रहे हैं, उनके वंशज हैं ये लोग। फिर किसी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए, इन लोगों के अधीन बना लिया। फिर बाकी उस देश के अलावा कोई बाहर से लोग आए और उन्होंने फिर उन लोगों को अधीन बना लिया, अपना गुलाम बना लिया। किसी देश के मूल निवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। तो अगर आज भी जो अधिकतर जो मूलवासी लोग हैं वो क्या करते हैं कि जो संस्थाएं काम करती है, सरकार क्या है उनसे नहीं, अपनी परंपराओं को मानते हैं, अपने जो सांस्कृतिक रिवाज है, रीति रिवाज है, उनको मानते हैं, उसी हिसाब से जीवन जीते हैं, उसी हिसाब से अपना पालन पोषण करते हैं। टोटल कहा जाता है कि 30 करोड़ के करीबन मूलवासी लोग हैं, जिसमें फिलीपींस के कोरडिला में 20 लाख मूलवासी रहते हैं, चीन के मापुरी नामक में 10 लाख जो मूलवासी है, बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख है, उत्तर अमेरिकी मूलवासियों की संख्या 3.5 लाख है, 3,50,000। पनामा नहर के पूर्व में कुना नामक मूलवासी 50,000 की तादाद में, उत्तरी सोवियत में 10 लाख के करीबन है। दूसरे सामाजिक आंदोलनों की तरह मूलवासी भी अपने संघर्ष, एजेंडा और अधिकारों की आवाज उठाते हैं। तो जैसे दूसरे जो सामाजिक आंदोलन है वो अपना संघर्ष करते हैं, एजेंडा उठाते हैं और अधिकारों की आवाज उठाते हैं, वैसे मूलवासी लोग भी ये काम कर रहे हैं। विश्व राजनीति में मूलवासियों की आवाज विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है। तो विश्व राजनीति में मूलवासियों की जो आवाज है विश्व बिरादरी में, मतलब पूरे विश्व में उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए, इसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। मूलवासियों के निवास वाले स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और तथा भारत में है, जहाँ इन्हें आदिवासी जनजाति कहा जाता है। ठीक है ना, तो इन स्थानों पर आपको ज्यादा मूलवासी देखने को मिलेंगे और भारत में इनको क्या कहा जाता है? आदिवासी जनजाति कहा जाता है। सरकारों से इनकी मांग है कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपने स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। तो इन लोगों की सरकारों से ये मांग है, इन देशों की सरकारों से, कि साहब हम लोगों को एक स्वतंत्र समुदाय रखा जाए, हमें किसी से जोड़ा ना जाए और हमारे स्वतंत्र, हमारे जो सांस्कृतिक रीति रिवाज है हम उनको माने और उस हिसाब से अपना जीवन जिए। अपने मूल वास स्थान पर जहां पर हम लोग रहते हैं पर हक की दावेदारी में विश्व भर के मूल निवासी ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं। तो जो मूल स्थान है वहां पर वो अपनी दावेदारी चाहते हैं, साहब ये मूल स्थान है, यहाँ तो हमारी दावेदारी होनी चाहिए। और कहते हैं कि हम यहाँ हजारों वर्षों, करोड़ों सालों से, लंबे वर्षों से हमारे पूर्वज जो है वो यहाँ रहते हुए आ रहे हैं। भूमि की हानि का अर्थ है आर्थिक संसाधनों के एक आधार की हानि। यह मूलवासियों के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बोले अगर हम लोगों से हमारी भूमि छीन ली जाएगी, हमारे जंगल छीन लिए जाएंगे, तो भूमि की हानि का खतरा है, मतलब हमारा जीवन खतरे में।
क्योंकि हम यहाँ के ही इस वातावरण से, इस आजीविका से जी रहे हैं। हम यहाँ से फल फूल जो मिलता है उस चीज को बेचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जीवन यही हमारा बीत रहा है। भूमि की हानि, हमसे भूमि छीन लेना मतलब उसे सब कुछ छीन लिया गया। भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जाति आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये कुल जनसंख्या का कितना है? 8% लोग हैं। अपवाद स्वरूप कुछ है घुमंतु जनजातियों को छोड़ दे तो भारत को अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। कुछ घुमंतु जनजातियों को, घुमंतु का मतलब क्या होता है? वो एक स्थान पर नहीं रहते, वो कभी यहाँ फिर कभी दूसरी जगह फिर दूसरी जगह वो घूमते रहते हैं, इसलिए घुमंतु है। बाकी जो अधिकतर जो लोग हैं वो किस पर निर्भर है? खेती पर निर्भर है। सदियों से ये लोग बेधड़क जिंदगी, जितनी वन पड़े उतनी जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। लेकिन ब्रिटानी औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद से जनजातीय समुदायों का सामना बाहरी लोगों से हुआ। देखिए, अब सदियों से तो चाहो जितनी जमीन पे खेती करनी हो, ठीक है ना। आपने वो स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में भी सुना होगा कि वो जला देते थे पेड़ पौधों को, फिर खेती करते थे, फिर वापिस छोड़ करके और कई जगह चले जाते थे, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब क्या, पहले तो चाहो जितनी पे कर सकते थे, पर फिर बाद में अंग्रेजों का शासन आया और अंग्रेजों ने क्या करा? नहीं साहब, आप जंगलों में नहीं जाओगे, ये जो संसाधन है ये हमारा है, इस पर हमारा कंट्रोल है, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, इस प्रकार से करा। हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से इनको संवैधानिक सुरक्षा हासिल है, लेकिन देश के विकास का इन्हें ज्यादा लाभ नहीं मिल सका है। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व मतलब राजनीति में इनकी आवाज उठ सके, उसने संविधान ने सुरक्षा करी है। संवैधानिक में कुछ प्रावधान इनके लिए करे गए, पर इनको देश के विकास से ज्यादा लाभ नहीं मिल सका। आजादी के बाद से विकास की बहुत सी परियोजनाएं चली और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। ऐसी परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में ये समुदाय सबसे बड़ा है। दरअसल इन लोगों ने विकास के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तो देखिए, अब आज़ादी के बाद भी बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट चले हैं, बांध बनाए गए हैं और कुछ बनाए गए हैं, तो वहां से इनको विस्थापित करा गया है इन लोगों को। तो इन लोगों ने विकास, देश के विकास के लिए बड़ी भूमिका निभाई है, एक बड़ी कीमत इन लोगों ने चुकाई है। मूलवासी समुदाय के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक उपेक्षित रहे। तो मूलवासी जो समुदाय है, उनके जो अधिकारों के मुद्दे हैं ना, वो लंबे समय तक उपेक्षित रहे, मतलब इग्नोर रहे, उनको ध्यान में ही दिया गया। हाल के दिनों में इस सवाल पर ध्यान दिया जाने लगा है। 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा। इससे इनके साझे अनुभव और सरोकारों को एक शक्ल मिली। तो 1970 के दशक के बाद ये विश्व के जो अलग अलग मूलवासी जो लोग हैं, इनके नेता मिले और एक साझे अनुभव कि हाँ भाई, हम सबके एक जैसे अनुभव है, हम सबके एक जैसे कंसर्न, एक जैसे चिंताएं हमारी हैं। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदर्शी परिषद का दर्जा दिया गया। तो 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल बनाई गई और संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको एक परामर्शदायी परिषद, मतलब एडवाइस देने वाली जो है, उसका दर्जा दिया गया कि साहब संयुक्त राष्ट्र संघ को एडवाइस देगी। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकार से संबंध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी यह दर्जा दिया गया है। तो इसके अलावा और बाकी से 10 संगठन हैं जिनको दर्जा दिया गया है। इसका नाम याद रखिएगा, कब स्थापित हुआ ये याद रखिएगा, और टोटल कितने ऐसे आदिवासियों के संगठन हैं जिनको परामर्शदायी संगठन का दर्जा मिल रखा संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो टोटल कितने हैं? 11 हैं, ये आप याद रखिएगा। और इसी के साथ अब आप आगे मुझे भी याद रखिएगा, क्योंकि मेरा आज का वन शॉट कंप्लीट हो चुका है और इस जो बुक के जितने भी वन शॉट्स हैं वो सारे मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, जिससे आपको सभी नवीन जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलूंगा आप आगे क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।